तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे बच्चे, एकदम मज़े में होगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का वो दैट इज़ आपका मेटलर्जी वाला चैप्टर, जो जिसके लिए आप लोग जो है बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये मेटलर्जी वाला लेक्चर आएगा। तो फाइनली वो डे जो है वो आपका आ चुका है। अब जो है मैं काफ़ी हद तक फ्री हो चुकी हूँ नीट वाले एग्ज़ाम से। अब मैं जो अब जो कंटेंट बनाना है वो वैसे भी एडवांस वालों के लिए बनाना है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब जो है बिल्कुल कॉन्टिन्यूटी के साथ आपके जितने भी चैप्टर रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में तो रिकॉर्डिंग के फॉर्मेट में, एंड इवन हम लाइव सेक्शन में जो होगा वो जितने भी PYQ है जेई एडवांस के वो कवर अप कर रहे होंगे। बिल्कुल आज वाली नाइट से ही, आज मंडे की नाइट है तो मंडे की नाइट से ही उसको कवर अप करेंगे। आज शाम में जो है मैं आपको ज़रूर लाइव सेक्शन में ज़रूर अपना बता दूंगी किस तरीके से क्या शेड्यूल रखने वाले हैं, कि जिस जिस तरीके से आपका 2 वीक के अंदर जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद द हेल्प ऑफ योर ऑल PYQ मेंशन्ड इन योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। अगेन मैथ्स के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स का कंटेंट देने में जो है वो काफ़ी टाइम लगेगा। इस वजह से मैथ्स और मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा जो है वो कंटेंट मैं दे रही होंगी, लेकिन मैथ्स के लिए बच्चे आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये है कि बाकी के 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो कि अगर मैथ से 1% वीक भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात ना रहे। जैसे कि मेंस में करते थे बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है बच्चे अब फटाफट से टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी बच्चे एक ऐसा टॉपिक है, अगर मेटलर्जी की मैं बात करूँ तो मेटलर्जी जस्ट लाइक कि जो भी मेटल से रिलेटेड है, हमने बचपन में भी मेटलर्जी पढ़ा हुआ है। और वो क्या पढ़ा हुआ है बचपन इन द सेंस कि 10th क्लास में, कि मेटलर्जी बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है बचपन में कि दैट इज मेटलर्जी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, मेटल के बारे में पढ़ते हैं, नॉन मेटल, एलॉय, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और फिर एट लास्ट हमें क्या पता चलता है इन सब चीज़ों के बारे में, कोरोजन वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। पेट्रोलियम का कैसे हम मतलब पेट्रोल को कैसे हम इजेक्ट आउट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम मेनली इसमें पढ़ रहे होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि आपका जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ये है, इस चैप्टर में बिल्कुल वही पढ़ेंगे, लेकिन अब कंसेप्ट थोड़ा सा बदल गया। अब जो है आप साइंटिस्ट के नेम जो होंगे वो उसके थ्रू पढ़ रहे होंगे, जैसे वेन आर्कल मेथड हो गया, वो बॉन्ड प्रोसेस हो गया, ऐसे करके आप नाम देख रहे होगे बस, लेकिन प्रोसेस आपका सारा सेम है। बस ये है कि आप थोड़ा सा वो हो गया, मतलब बड़ी क्लास में आ गए तो आप बेशक से आप साइंटिस्ट के नाम ही देख रहे होगे। फाइन बच्चे, अब देखो इसके बाद जो है वो पहला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मिनरल्स जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लो कि मिनरल्स क्या कहता है, एंड ये जो ओट्स है वो क्या कहते हैं। तो ये जो मिनरल्स है उसकी मैं बात करती हूँ, फॉर द ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर मेटल, यानी कि अगर मैं मेटल की बात करूँ। और साथ में आपका कल इसलिए भी कंटेंट मैं आप लोगों को नहीं दे पाई क्योंकि जो है वो नीट वालों के लिए जो 50 आवर्स के लगभग में जगी हुई थी, तो इस वजह से मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई। लेकिन अब जो है वो बिल्कुल फाइन हो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जो है वो आपका कंटेंट पूरा कंटिन्यूटी के साथ आपको मिलेगा। फॉर ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर मेटल फर्स्ट वी लुक द मिनरल्स। आपको भी पता है कि मिनरल्स भाई 2 तरीके के होते हैं, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। एक होता है आपका मतलब एक जो होता है वो नेचुरल मिनरल्स होता है, एंड एक आपको भी पता है आर्टिफिशियल। तो नेचुरल मिनरल्स और आर्टिफिशियल मिनरल्स ये दोनों ही होते हैं, एंड अगर आप बोलो कि दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है तो ऑफकोर्स आपका आर्टिफिशियल मिनरल ज़्यादा पावरफुल है। फाइन, अब इसके बाद जो है वो मिनरल्स के बाद इन्होंने ओर्स की डिफाइन दी है। सच मिनरल्स आर नोन एज ओर्स, किस तरीके के मिनरल्स को हम ओर्स कह देते हैं, तो विच इज़ नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन अर्थ क्रस्ट ऑब्टेनेबल बाय माइनिंग। यानी ये कहते हैं कि जो नेचुरल वाले जो मिनरल्स होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं वो कौन से हो जाएंगे, वो हमें मिलते भी है कहाँ से, माइनिंग वाली जगह से मिल रहे होते हैं। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो आउट ऑफ मेनी मिनरल्स हो जाएगा इन विच अ मेटल मे बी फाउंड ओनली अ फ्यू आर वाइबल एंड यूज एज अ सोर्स ऑफ दैट मेटल। यानी कि अगर मैं देखूँ कि हमारे पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, उन सब बहुत सारे मिनरल्स में से जो हमारा काम का मिनरल्स होता है, जो कि हम आगे जा करके उसका यूज़ कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसी को हम ओर्स कह देते हैं। फिर उसके बाद बच्चे इन्होंने गैंग बोला हुआ है। गैंग की इवन बहुत बार PYQ में आपके क्वेश्चन भी आ चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपको जेई मेंस में देखने को मिलेंगे, एडवांस में ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। तो रेयरली एन ओर, बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो एक ओर हो जाता है जो कि कंटेन करेगा ओनली द डिजायर्ड सब्सटेंस। इट इज यूजुअली कॉन्टामिनेटेड विद द अर्थली और अंडर 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 डिजायर्ड मटेरियल नॉन एज गॉग। तो इन्होंने बोला था एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल। अब इन्होंने गॉग पता है एक स्पेशल टर्म आप लोगों के लिए रिप्रेजेंट करा है। ये गॉग क्या होता है, रेयरली एंड ओर, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो आपका ओर होता है जो कि कंटेन करेगा ओनली अ डिजायर्ड सब्सटेंस। मतलब ओर के अंदर जो होता है मतलब बहुत सारी इम्प्योरिटी भी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब ओर जो है वो आपका ऐसे ही मतलब काम कर रहा होगा, ओर के अंदर जो भी आपकी इम्प्योरिटी होगी। एंड अगर ओर के
अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी होगी तो इट इज यूजुअली कॉन्टामिनेटेड, ये वाली चीज होगी वो आसानी से क्या हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी विद अर्दी और अनडिजायर्ड मटेरियल नॉन एज गॉज। यानी कि ये समझ लो कि ओर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना वो है आपका गॉज। तो ये जो गॉज, अब जो भी इसको बोलते हैं, आई डोंट नो कि इसको गैंग बोलेंगे, जो बोलेंगे, बस आप समझ जाओ कि गैंग इज जस्ट की जो भी वेस्ट मटेरियल है ओर्स के अंदर पाया जाएगा वो चीज है। अब बच्चे इन्होंने बोला कि द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल्स फ्रॉम द ओर्स, यानी कि आप एक्सट्रैक्शन निकाल रहे हो और आइसोलेट मतलब इकट्ठा करना, निकाल करके इकट्ठा कर रहे हो जो भी मेटल्स फ्रॉम ओर से, इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप। तो ये सारे स्टेप्स आप जरूर फॉलो करोगे। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, यानी कि जो भी आपका ओर है उसको पहले इकट्ठा कर लो, यानी ओर को ऐसे इकट्ठा करो कि जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो ओर का आप लोगों के सामने क्या हो सके, आ सके। फाइन। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो फिर ये कहते हैं दैट इज आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर एंड मतलब आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स कंसंट्रेटेड ओर, यानी कि जो इतना बड़ा सा ओर है ना, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ओर के अंदर इम्प्योरिटी भी होगी, ओर के अंदर मेटल भी होगा। तो ये कहते हैं कि आप उस मेटल को निकालो उस ओर से एंड फिर क्या कर लो, प्योरीफाई कर लो जो भी आपका मेटल है उसको। तो प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, जो भी आपका मेटल है उससे रिलेटेड द एंटायर साइंटिफिक, जो पूरी तरीके से साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नॉन एज मेटलर्जी, यानी कि जो पूरा साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है कहाँ से, आइसोलेशन ऑफ मेटल से लेकर के पूरे ओर तक, है ना, आइसोलेशन ऑफ मेटल से लेकर के पूरे ओर तक, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज जस्ट रिलेटेड टू योर मेटलर्जी। यानी मेटलर्जी एक ऐसी चीज है जिसमें आप जो है वो ओर के नेचुरल, यानी जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं तब से लेकर के जब तक हम इसे घर में यूज करते हैं, घर में नॉर्मली यूज में नहीं लाते, उस पूरे प्रोसेस के बारे में वन बाय वन करके पढ़ेंगे। बाकी इन्होंने जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो जेमस्टोन लिखा है वो मैंने इम्प्योर करके, मतलब यहाँ पे लिखा होगा इम्प्योर मेटल के फॉर्मेट में या कुछ लिखा होगा, लेकिन ध्यान रखना कि जेमस्टोन क्या होता है। और रूबी की अगर मैं बात करूँ तो बच्चे रूबी आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा हुआ है, जो आपका अगर मैं बताऊं तो रूबी कहाँ पे था, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर खोलोगे उसमें जो है वो आपका रूबी प्रेजेंट होगा, एक मतलब बॉक्स के फॉर्मेट में होगा, वहां पे रूबी के बारे में और बताया। वैसे रूबी आपका किसका बना होता है, क्रोमियम का, एंड सेफेराइट जो होता है वो कोबाल्ट का बना रहता है। ये दोनों नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से पढ़ना, बाकी नीचे वाला पैराग्राफ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक बार अकरेंस ऑफ मेटल देख लेते हैं कि आपका मेटल जो है बच्चे वो कहाँ कहाँ आपको प्रेजेंट होगा। तो अमंग मेटल्स अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे मेटल्स में से एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट। यस, एल्यूमिनियम जो है बच्चे सबसे ज्यादा मिलने वाला वो है मेटल है यहाँ पे, एंड इट इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। और ये ध्यान रहना चाहिए आपको, थर्ड सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ये अर्थ क्रस्ट के अंदर है। तो बच्चे ये तो थर्ड है, लेकिन फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सबसे अबंडेंट है 45.5% के साथ जो है वो आपका ऑक्सीजन है। सेकंड की मैं बात करूँ तो सिलिकॉन है, सिलिकॉन का कंटेंट आई थिंक 17 पॉइंट समथिंग करके आता है। एंड ये दोनों बात अगर मैं आपको बताऊं कि ये एनसीईआरटी में कहाँ मेंशन है, तो ये दोनों बात आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है, दैट इज, अब आपने पी ब्लॉक पढ़ा है, पी ब्लॉक में ही ये दोनों कंटेंट वहां पे दे रखे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑक्सीजन हो गया और सिलिकॉन हो गया, तो ये सारा कंटेंट आपको पी ब्लॉक क्लास 11 की बुक में दे रखा है, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी ये थर्ड अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट क्या बोला है, 8.3% होगा। इट इज मेजर कंपोनेंट ऑफ मेनी इग्निशियस मिनरल्स इंक्लूडिंग मिका है, आपके पास क्ले है, मेनी जेमस्टोन। अब देखो जेमस्टोन का नाम आ गया ना, तो जेमस्टोन क्या एक्चुअली में बच्चे, जेमस्टोन इज नथिंग बट, ये लोग कहते हैं कि जेमस्टोन क्या है, जेमस्टोन्स आर द इम्प्योर फॉर्म्स ऑफ Al2O3 एंड द इम्प्योरिटीज रेंज फ्रॉम द क्रोमियम इन रूबी टू कोबाल्ट इन सैफाइट। यानी कि ये कहते हैं कि जेमस्टोन जो है वो भी एक तरीके का इम्प्योर फॉर्म ही है, किसका, एल्यूमिनियम का, ठीक है। एंड द इम्प्योरिटीज रेंज फ्रॉम, और इनकी इम्प्योरिटीज मतलब ऐसा होता है कि देखो नॉर्मली एक जेमस्टोन, अभी मैंने क्या बोला कि आपका एल्यूमिनियम का जो है एक इम्प्योर फॉर्म है, ये वाली बात तो बिल्कुल समझ आती है, लेकिन इसके साथ ये लोग आगे मेंशन करते हैं कि ये जो इम्प्योरिटीज होगी ना आपके जेमस्टोन के अंदर, ऐसा नहीं है कि एल्यूमिनियम का है तो सिर्फ एल्यूमिनियम ही होगा, नहीं, इसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो पूरे क्रोमियम से लेकर के कोबाल्ट तक की भी इम्प्योरिटी हो सकती है, मतलब इसके बीच में जितने भी एलिमेंट लाई करते हैं ना उन सब के फॉर्मेट में भी हो सकती है। अगर क्रोमियम की इम्प्योरिटी पाई गई आपके जेमस्टोन के अंदर तो उसे पर्टिकुलरली हम रूबी बोलेंगे, अगर कोबाल्ट की इम्प्योरिटी पाई गई जेमस्टोन के अंदर तो उसे हम सैफायर बोलेंगे। फाइन। फिर उन्होंने बोला इट इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट, तो आपका आयरन जो है बच्चे सेकंड मोस्ट, वैसे तो आयरन भी है लेकिन सिलिकॉन भी आपका यहाँ पे आएगा, तो आयरन जो है वो आपका सेकंड मोस्ट एलिमेंट है इस अर्थ क्रस्ट के अंदर। फिर इन्होंने बोला कि आप जो है फटाफट से हम जो है वो अलग अलग ओर देख लेते हैं कि आपके ओर जो है वो किस किस तरीके से बने हैं। ऐसा मत सोचना कि जो ओर होते हैं वो बच्चे, मतलब ऐसा नहीं होता है कि ओर जो है वो पूरा प्योर फॉर्म है, नहीं, ओर के अंदर
अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटी है, उसी ओर को हम कैसे प्योरीफाई करेंगे वही इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम है, देखो एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम का ओर का मतलब क्या होगा कि इसमें कंटेंट ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा वो ज्यादा होगा। ऐसे आयरन का जो ओर है उसका मतलब क्या होगा कि आयरन का कंटेंट ज्यादा होगा। कॉपर का ओर है तो कॉपर का कंटेंट ज्यादा होगा। एंड जिंक की बात करूँ तो जिंक का होगा। अभी मैं इसको नाम के हिसाब से पढ़ा रही हूँ, लेकिन डोंट वरी, अभी मैं निमोनिक्स के थ्रू भी आपको याद करवा दूंगी, तो आई थिंक आप लोगों को याद हो जाएगा। दैट इज, अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ तो दिस इज योर बॉक्साइड, एंड बॉक्साइड की अगर बात करूँ तो Al2O3 है, डॉट में 2H2 है। एंड अगर मैं इसमें इम्प्योरिटी देखूँ तो इम्प्योरिटी वैसे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन अगर क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो आपका बच्चे बॉक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है Al2O3 डॉट में ट्वाइस ऑफ H2O, और यहाँ पे वैसे साइड में दे रखा है। फिर अगला देखोगे तो आपका एल्यूमिनियम के ओर में ही यहाँ पे आपको क्या चीज देखने को मिलेगा, ये आपका जो क्वालिनाइट है, जो कि एक तरीके का क्ले है ना, एक्चुअली में क्या बच्चे क्ले है, तो ये वाला जो क्ले है इसका फॉर्मूला ये होता है। फाइन, फिर इसके बाद जो है अभी मैं आपको बिल्कुल और भी याद करवा दूंगी जिस जिस मेटल का है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। दैट इज और हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडराइट है, आयरन पायराइट है। हेमेटाइट इज जस्ट और Fe2O3, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, सिडराइट इज FeCO3 एंड आयरन पायराइट इज FeS2। फाइन, फिर इसके साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये कहते हैं कि कॉपर पायराइट है ना, अगर मैं यहाँ पे कॉपर की बात करूँ तो कॉपर इज जस्ट रिलेटेड टू योर कॉपर पायराइट दे रखा है। एंड कॉपर पायराइट का यहाँ पे फॉर्मूला भी दे रखा है CuFeS2। एंड अगर मैं मेलेनकाइट की बात करूँ तो CuCO3, और कॉपर का हाइड्रोक्साइड दे रखा है। क्यूप्राइट की बात करूँ तो यहाँ पे Cu2O दे रखा है। कॉपर ग्लैंस की बात करूँ तो यहाँ पे Cu2S दे रखा है। ठीक है, फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड कह लो या सेफलराइट कह लो, और नीचे है कैलामाइन, और उसके बाद यह है जिंकाइट है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर देखो जिंक ब्लेंड का क्या हो जाएगा ZnS, और कैलामाइन का क्या हो जाएगा जिंक कार्बोनेट, और जिंकाइट का क्या हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे वन बाय वन करके ये तो इतना देख ही सकते हो। फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ दैट इज, अब देखो अब आप याद कैसे करोगे, अभी ये मैंने एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं कि जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। एंड अगर इन सब में से बताऊं तो ये वाला जो है वो आपका PYQ है, गैलीना वाला आपसे पूछा जा चुका है। और पायरोलोसाइड देखो, अगर मैं SN की बात करूँ तो SN को हम कैस्टेराइड कह देते हैं। अगर सिल्वर का कोई सा सल्फाइड के फॉर्म में मैं ले लूँ तो आर्जेंटाइट बोलेंगे। मरकरी का ले लूँ बच्चे तो सिनाबार बोलेंगे। लेड का ले लूँ तो गैलीना बोलेंगे, लेड सल्फाइड मतलब। मैग्नीशियम का MnO2 ले लूँ तो ये तो हमने पढ़ा है D&F ब्लॉक में, दैट इज और पायरोलोसाइड ओर। तो और इसके बाद जो है वो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे मैंने लिखा है K हो गया, Mg हो गया, Cl2 हो गया, एंड डॉट में 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गया। इसको हम क्या कह देते हैं, इसका नाम ही क्या, कैडेनालाइट है। तो दिस इज द नेम फॉर योर कैडेनालाइट, ये नाम ही किसका बन जाएगा, कैडेनालाइट का बन जाएगा। तो अब देखो ये तो आपकी चीजें हो गई, लेकिन आप इतने बड़े टेबल को याद कैसे करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब इवन ये समझ लो कि अगर मेटलर्जी का सबसे पहले कोई क्वेश्चन उठाता है तो इसी टेबल से उठाएगा। तो अब देखो यहाँ से याद कर सकते हो बच्चे, हे माँ सरस्वती है ना, हे माँ सरस्वती आयरन पायराइट 2 है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ तो आपको वैसे हाईलाइट में समझ नहीं आएगा, रुको इसको येलो से हाईलाइट करती हूँ तो अच्छे से समझ आएगा। तो ये कहते हैं हे माँ सरस्वती आयरन पायराइट 2, तो हे माँ सरस्वती जो है वो आयरन पायराइट देंगी। तो हे इन द सेंस बच्चे कि मैं यहाँ पे आयरन के साथ इसको कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि नाम में भी आयरन पायराइट लिखा हुआ तो आयरन से ही तो कनेक्शन होगा। तो हे से यानी हेमेटाइट, माँ यानी मैग्नेटाइट, और सरस्वती इन द सेंस सरस्वती माता जी जो होती है दैट इज सिडराइट, और फिर उसके बाद जो है वो आपका आयरन पायराइट दे रखा है। तो इस तरीके से आप इस निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके साथ मेरे को पता है कि आप जो है वो ऊपर नीचे इसका फॉर्मूला कर देते हो, लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस में याद करोगे ना तो आपको ये Fe2O3 ये पूरा सीक्वेंस अपने आप ट्रू हो जाएगा। तो इस वाले निमोनिक्स को जरूर ट्राई आउट करना एंड चेकआउट भी करना कि किस तरीके से आप इसका यूज कर रहे होगे। फिर बच्चे इसके साथ आगे बढ़े तो ये कहते हैं दैट इज कॉपर पायराइट माल लाया क्यूपराइट कॉपर ग्लैंस के लिए। कॉपर पायराइट माल लाया, ये देखो कॉपर पायराइट माल लाया क्यूपराइट कॉपर ग्लैंस के लिए। इसका मतलब क्या है कि कॉपर पायराइट है ना, यहाँ से अब ये यहाँ से पूरी जो स्टोरी है वो किसकी स्टार्ट होती है, कॉपर की। तो कॉपर पायराइट, ये रहा कॉपर पायराइट, माल इन द सेंस और मेलेंटाइट, क्यूपराइट हो गया, और फिर कॉपर ग्लैंस हो गया। क्यूपराइट कॉपर ग्लैंस के लिए, कॉपर पायराइट माल लाया क्यूपराइट कॉपर ग्लैंस के लिए। यहाँ पे जो है मैंने फिर इसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो वन बाय वन करके आप एक बार फॉर्मूला जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि आपको क्या होता है ये फॉर्मूला तो याद रहता है, लेकिन इसमें जब आप ऊपर नीचे मतलब ऊपर का नीचे कर देते हो, नीचे का ऊपर, तो उसमें आपकी गड़बड़ हो जाती है। तो उसी सीक्वेंस को पूरा मेंटेन करने के लिए आप इस निमोनिक्स का यूज कर सकते हो। अब बच्चे अब इतनी सारी चीजें हो गई तो जिंक बुरा नहीं मानेगा, अब जिंक को भी ले आते हैं फटाफट से। तो जिंक कहता है जिंक ब्लेंड और सेफलराइट कल आएगी जिंक की काइट को उड़ाने के लिए। जिंक ब्लेंड और सेफलराइट, यस जिंक ब्लेंड और सेफलराइट
कल आएंगे जिंक की काइट को उड़ाने के लिए, तो जिंक ब्लेंड और जो सेफलराइट है वो कल आएंगे। देखो यहाँ से लेकर कितना बढ़िया नाम है, देखो जिंक ब्लेंड और सेफलराइट ये दोनों नाम तो इकट्ठे ही आ गए। कल यानी कैलामाइन हो गया। और जिंक की काइट का मतलब क्या हो गया, जिंक की काइट इज जस्ट रिलेटेड टू जिंक काइट, और यहाँ पे फिर आपको नाम अगेन क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इस निमोनिक्स का यूज करना आपको काफी हद तक बेनिफिट होगा। एंड ये जो निमोनिक्स है वो मैंने खुद से बनाया है, ये मेरी लाइनें खुद से है, तो इसलिए जो है वो मेरे को तो अभी भी याद है ये सारी लाइनें। फिर उन्होंने बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बच्चे क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स हो जाएगा। अब मतलब हम किस तरीके से ओर्स को प्योरीफाई करेंगे, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, एग्जांपल क्या हो गया, सैंड हो गया, क्ले हो गया, इज नॉन एज कंसंट्रेशन एंड ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन हम इसे कह देते हैं मेनली। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल जो भी आपके मतलब काम की मटेरियल नहीं है, जिसमें आप सैंड लिखोगे, क्ले लिखोगे, फ्रॉम द ओर इज नॉन एज, मतलब ओर से जो है वो हम जो भी अनवांटेड मटेरियल है अगर उसको हटा दे तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो कंसंट्रेटेड हो गया, ड्रेसिंग हो गया और बेनिफिकेशन हो गया। बाकी इसमें और पॉइंट तो इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार जो है वो हम हाइड्रोलिक वॉशिंग देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। तो हाइड्रोलिक वॉशिंग जो है बच्चे, अगर मैं इसमें क्योंकि डायग्राम दे नहीं रखा है, हाइड्रोलिक वॉशिंग बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एंड ये समझ लो कि मेटलर्जी का सबसे आसान वाला प्रोसेस ये हाइड्रोलिक वॉशिंग है, और उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन ग्रेविटीज द ओर एंड द गोंग पार्टिकल। अब ध्यान रखना बच्चे कि ओर क्या हुआ, जो कि थोड़ा सा मतलब कुछ हद तक प्योरीफाई चीज है, गोंग क्या हुआ, उसका वेस्ट हुआ, ठीक है। और का ही जो वेस्ट वाला मटेरियल है, यानी जो अनवांटेड मेटल्स है ना, वो आपके इस गोंग में आएंगे, तो वो गोंग पार्टिकल्स में आ जाएंगे। इट इज देयर फॉर अ टाइप ऑफ ग्रेविटी सेपरेशन। इस तरीके से आप देखोगे तो ये मतलब कैसा तरीका बैठेगा, ये एक तरीके का आपका ग्रेविटी सेपरेशन जो है उसका फॉर्म ले लेगा इन वन सच प्रोसेस, इसी प्रोसेस के अंदर एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द पाउडर्ड और। यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि इन्होंने क्या बोला है, दैट इज इन वन सच प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज्ड टू वॉश द powdered ore, the lighter gong particles are washed away and heavier ore are left behind। तो ये मेनली किसकी बात करें बच्चे, देखो इसमें ये कहते हैं कि देखो इसमें आपको क्या करना है, इसमें मतलब जिस तरीके से इन्होंने बताया इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आपका एक अपवर्ड स्ट्रीमिंग चल रही होती है। अपवर्ड मतलब कि मान लो नीचे कंटेनर है आपका, यहाँ पे 2 कंटेनर है, एंड यहाँ से जो है वो आपका जो भी सब्सटेंस है उसकी स्ट्रीमिंग चलेगी। तो कुछ सब्सटेंस आपका राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, कुछ सब्सटेंस जो है अगेन आपके राइट हैंड साइड जा रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप देखोगे तो दोनों साइड जो है आपके यहाँ पे मूवमेंट हो रही होगी, अगर आप नॉर्मली देखो, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो लाइटर पार्टिकल है वो तो आपका दूर भग जाएगा, वॉश अवे, यानी कि वो धुल धाल के एकदम दूर चला जाएगा, लेकिन जो आपका मतलब जो काम की वाली चीज है, ये समझ लो कि इस साइड जो है वो आपका प्योरीफाई वाली चीज है, उस साइड जो है वो इम्प्योर चीज है। तो ये लोग कहते हैं कि जो इम्प्योर वाली चीज है वो तो पहले ही दूर भाग जाएगी, जो प्योरीफाई वाली चीज है वो थोड़ा पास आएगी। तो यहाँ से आप ये चीज देख सकते हो। एंड अगर इसके थ्रू देखो बच्चे तो इस वाले में यही होता है कि अब आप लोग कहोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है कि प्योरीफाई वाली चीज एक साइड और इम्प्योर वाली चीज ऐसे। तो बच्चे देखो, एक तो इन सबको मास अलग होगा उस वजह से, एंड दूसरा इस वजह से कि प्रोसेस जो है पूरा आपके ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है, ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है। तो टोटली जो होगा वो ग्रेविटी का कंसेप्ट ही लगेगा कि जिसकी ग्रेविटी एक तरीके की होगी वो प्योरीफाई में जाएगी, जिसकी ग्रेविटी अलग तरीके की होगी वो आपके इम्प्योर में जा रही होगी। फिर उन्होंने लिखा है कि आपका मैग्नेटिक सेपरेशन क्या कहते हैं। तो मैग्नेटिक सेपरेशन दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स, इट इज आइदर द ओर और द गोंग। यानी कि इन्होंने बोला है कि अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक सेपरेशन की, तो मैग्नेटिक सेपरेशन भी बच्चे इस तरीके से है। बस देखो ग्रेविटी और मैग्नेटिक में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अभी ऊपर वाले प्रोसेस में ग्रेविटी आ गई, मैग्नेटिक वाले में मैग्नेट आ जाएगा, सिंपल। if the either the ore or gong, one of these two is capable of being attracted by the magnetic field, then such patterns can be follow। तब जा करके आपका जो ये वाला सेपरेशन वाला प्रोसेस होगा वो अगर आप फॉलो करोगे एंड कैरी आउट करोगे, इन केस ऑफ योर आयरन ओर हो जाएगा द ग्राउंड ओर, है ना, द ग्राउंड ओर कैरिड ऑन द कन्वेयर बेल्ट विच पासेज ओवर द मैग्नेटिक रोलर। अब देखो बच्चे ये जो है वो आपका मैग्नेट का ये चीज बनी हुई है। अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखो तो मैं आपको बताती हूँ कि ये वाली चीज जो है वो आपके यहाँ पे किसके बनी हुई है, दैट दिस थिंग इज एक्चुअली मेड अप ऑफ योर मैग्नेट का बना हुआ है, ये भी मैग्नेट का बना हुआ है। अब इसके ऊपर जो है ये पूरी चेन मैंने यहाँ पे लगाई है। इस चेन के पास क्या होता है कि आपकी जो है मैं ऊपर से जो भी आपने अभी सर्च करा है ना, सर्च इन द सेंस कि जो भी आपने अभी और इम्प्योर और फाइंड करा है वो इम्प्योर और लेके आऊंगी एंड इसके ऊपर यहाँ से बिखेर दूंगी, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे इस वाले चेन के ऊपर दिख रहे हैं वो आपकी ग्राउंड ओर का मतलब ये हो गया कि नॉर्मली जो भी ओर आपने अभी एक्सट्रैक्ट करा है, जो भी अभी ग्राउंड से निकाला है वो वाला है, ठीक है। तो ये ओर ले लोगे और फिर क्या होगा, फिर ये इसमें भी वही केस होगा कि जो भी आपका मैग्नेट पार्टिकल्स है वो बचे एक साइड एंड जो आपके नॉन मैग्नेटिक थे वो एक साइड। लेकिन बच्चे ये तो उस केस में पॉसिबल है जब आपके एक मैग्नेट हो एक नॉन मैग्नेट हो। लेकिन अगर पता लगे कि पूरे ही ओर के अंदर ही जो है पूरे ही ओर के अंदर आपका सारा मेटल भरा पड़ा हुआ है, तब जो होगा वो फिर उसके
उसके अंदर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, वो नेक्स्ट वाला मेथड यूज करेंगे, दैट इज अ फोर्थ फ्लोटेशन मेथड। अ फोर्थ फ्लोटेशन मेथड क्या कहता है, दिस मेथड इज यूज फॉर रिमूविंग द गोंग फ्रॉम द सल्फाइड ओर, यानी कि देखो अब यहाँ पे जो आपका रिमूविंग द गोंग, यानी कि रिमूविंग द गोंग का मतलब ये है कि जो भी आपकी इम्प्योरिटी थी गोंग के फॉर्मेट में, उसको हम हटा रहे होंगे फ्रॉम सल्फाइड ओर, जो भी आपका यहाँ पे सल्फाइड ओर दे रखा है उसके फॉर्मेट में। इन दिस प्रोसेस ऑफ सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर इज मेड विद वाटर, इसके अंदर क्या होता है कि एक सस्पेंशन बनाया जाता है जो भी आपका ओर होता है, किसके साथ, वाटर के साथ। अब इन्होंने बोला कि आपके पास कलेक्टर होगा, फ्रोथ स्टेबलाइजर होगा, ये सारी चीजें हम इसके अंदर मेनली ऐड कर रहे होंगे। एंड अगर मैं कलेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे आपका पाइन ऑयल्स हो जाएगा, फैटी एसिड हो जाएगा, ज़ैंथेट्स हो जाएगा। अब इन्होंने बोला एनहेंस, ये सारी चीजें बढ़ा देगा क्या, नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल्स पार्टिकल्स एंड फोर्थ स्टेबलाइजर दिस एंड दिस। अब ये वाला पैराग्राफ ऐसा है कि पहली बार अगर हम पढ़े तो नहीं आएगा समझ, पहले बता रही हूँ मैं कि ये नहीं आएगा समझ अगर पहली बार पढ़ रहे हो, लेकिन जो है मैं समझाने की कोशिश करती हूँ पूरी तरीके से। इन दिस प्रोसेस अ सस्पेंशन ऑफ पाउडर ओर इज मेड विद वाटर, यानी कि इन्होंने बोला कि फ्लोटेशन वर्ड से हमें क्या पता चलता है, फ्लोटेशन वर्ड से हमें डायरेक्टली ये पता चलता है कि हाँ भाई ये जो प्रोसेस होगा ये हो सकता क्या, ये होगा ही वाटर से रिलेटेड। तो फोर्थ फ्लोटेशन में जो आपका फ्लोटेशन वर्ड है वो आपके वाटर को बताएगा, तो इन्होंने वही बोला है विद वाटर, वाटर से रिलेटेड है। टू इट्स कलेक्टर हो गया, फोर्थ स्टेबलाइजर्स हो गया, ये सारी चीजें हम इसमें मेनली ऐड कर रहे होते हैं। तो अब देखो कलेक्टर क्या बचे, अब देखो पाइन ऑयल हो गया, फैटी एसिड, ज़ैंथेट एंड हेंस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ मिनरल पार्टिकल एंड फोर्थ स्टेबलाइजर स्टेबलाइज द फ्रोथ। बचे इसमें क्या होता है कि मान लो हमने जो भी एक इम्प्योर ओर था वो तो पहले कलेक्ट आउट कर लिया, उस इम्प्योर ओर के बाद जो है वो हम इसमें जो जो चीजें डालेंगे, जैसे पाइन ऑयल डालेंगे, फैटी एसिड, ज़ैंथेट, ये सारी चीजें हम इसी के अंदर डाल देंगे, कोई सी भी एक चीज इसमें से, है ना। कलेक्टर क्योंकि सारे ही है तो इनसे में से कोई सी भी एक चीज डालेंगे, चाहे आपने पाइन ऑयल डाल दिया तो पाइन ऑयल ही डाल दिया। अब ये ऑयल डालने से क्या होगा बच्चे कि जो आपका मेटल है ना वो भीगेगा नहीं, मेटल जो भी नॉर्मली आपके मतलब ओर था उसके अंदर जो भी मेटल था वो भीगेगा नहीं, वो भीगेगा नहीं, तो हम आसानी से उसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। बाकी का इन्होंने यहाँ पे भी दे रखा है कि अब जो बाकी के मिनरल्स के पार्टिकल होंगे वो आपके मतलब बाकी के भीग जाएंगे, लेकिन मेटल वाला जो कंटेंट है वो आपका बच्चे भीगेगा ही नहीं। और जब मेटल वाला कंटेंट भीगेगा ही नहीं तो दिस इज रिलेटेड टू योर फ्रोथ स्टेबलाइजर्स, क्रिसॉल है, एडेलीन है, जो कि स्टेबलाइज करेगा इस वाले फ्रोथ को। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ये लोग कहते हैं कि द मिनरल्स पार्टिकल्स बिकम वेट बाय ऑयल्स, यानी कि जो भी आपके मिनरल्स पार्टिकल्स है बच्चे वो कहीं ना कहीं भीग जाएंगे वेट बाय ऑयल्स वाइल द गोंग पार्टिकल्स बाय वाटर। यानी कि अब देखो सेपरेशन देख रहे हो कि आपका जो मिनरल पार्टिकल्स है वो तो अगर गीले हो भी रहे हैं तो ऑयल के थ्रू हो रहे हैं, लेकिन आपका जो गॉन्ग पार्टिकल है वो वाटर के थ्रू होगा। और रोटेटिंग पैडल, अब इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया तो ये प्रोसेस मैं ऐसे बता देती हूँ बिन पढ़े हुए कि प्रोसेस क्या होता है कैसे कैसे देखोगे। तो इसमें बच्चे ये जो है वो आपको भी पता है कि दिस इज एक्चुअली द रॉड, और इस रॉड को जो है मैं बहुत तेजी से रोटेट करूंगी तो अपने आप जो मतलब जो गॉज पार्टिकल है वो वाटर में जाकर के डिजोल्व होगा, और जो आपका मिनरल पार्टिकल है वो जाकर के कहाँ पे डिजोल्व हो रहा होगा, आपके ऑयल में डिजोल्व होगा। फिर इन्होंने बोला कि समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, इट इज पॉसिबल टू सेपरेट आउट टू सल्फाइड ओर बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर और बाय यूजिंग द डिप्रेजेंट। तो इन्होंने डायरेक्टली बोला है कि कभी कभार ये बिल्कुल पॉसिबल होता है कि हम सेपरेट कर सके दो सल्फाइड ओर को, मतलब आपका जो ओर है बच्चे उन दो ओर के अंदर जो है दो तरीके का सल्फाइड है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे? बाय एडजस्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ ऑयल टू वाटर, यानी कि ऑयल टू वाटर का कंसंट्रेशन मेंटेन करके हम इसे कर सकते हैं, या फिर हम इसे या तो डिप्रेजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। अब इन्होंने डिप्रेजेंट का एग्जांपल आगे दिया इन केस ऑफ जैसे कि ओर दे रखे जिंक सल्फाइड वाला ओर एंड लेड सल्फाइड, दोनों सल्फाइड है बच्चे। अब इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे? द डिप्रेजेंट यूज्ड इन इज, अब देखो डिप्रेजेंट की मैंने बोली ना कि अभी ऊपर ये लोग बता नहीं रहे थे लेकिन अब जो है आपके डिप्रेजेंट के बारे में बोलेंगे। तो डिप्रेजेंट जो है वो यहाँ पे क्या आपका NaCN हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली द डिप्रेजेंट, नाम ध्यान रखना। इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट जिंक सल्फाइड हो जाएगा फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ बट अलाउ द लेड सल्फाइड हो जाएगा टू कम विद द फ्रोथ, यानी कि जो आपका जिंक सल्फाइड है उसका काम ये है कि जो आपका NaCN है, अगर मैं ये बोलूँ कि डिप्रेजेंट का काम क्या है तो वो सुनो। तो डिप्रेजेंट का काम ये है कि आपका जो डिप्रेजेंट है वो क्या करेगा कि मतलब जिंक सल्फाइड को जो है वो मतलब एक तो लेड सल्फाइड से पूरी तरीके से दूर रखेगा, एंड अगर वो दूर रख रहा है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं उसको एक्सट्रैक्ट आउट भी कर सकते हैं, बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अब आपका अगला प्रोसेस इज योर लीचिंग। अगला वाला प्रोसेस जो है वो आपका कौन सा है? लीचिंग है। तो इसके साथ अगर मैं लीचिंग की आपको बताऊँ तो लीचिंग आपका क्या क्या कहता है वो भी हम वन बाय वन करके देख लेते हैं कि आपका लीचिंग जो होगा वो क्या कह रहा होगा, ठीक है। तो आपका लीचिंग बच्चे किस तरीके से रिलेटेड होगा वो अगर आप यहाँ से थोड़ा सा देखो तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाएगा कि क्या कहता है। तो लीचिंग जो है वो पहले ये इधर साइड में भी मैंने लिखा हुआ है कि लीचिंग होता क्या है। तो एक्चुअली लीचिंग का एक छोटा सा डिफाइन लिखा हुआ है कि लीचिंग इज यूजिंग अ केमिकल्स ऑफ सेपरेशन, मतलब यहाँ पे लिखा है ना सेपरेट डिजायर्ड ओर, यानी कि लीचिंग जो है एक तरीके का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, लीचिंग इज यूजिंग ऑफ केमिकल, जिसमें हम केमिकल का यूज कर रहे हैं एंड वो हम
केमिकल का यूज किस लिए कर रहे हैं, जो भी हमारा डिजायर्ड हो रहा है वो हमें मिल जाए। तो लीचिंग एक ऐसे तरीके का प्रोसेस है जिसमें हम अपना ओर जो है, ओर से जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको अलग करें एंड फिर उसके बाद हमें केमिकल मिल जाए। लीचिंग जो है बच्चे में पहले ही बता दूं कि ये जो मेटलर्जी है वो चैप्टर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट समझ आएगा, लगभग 60% इस वाले लेक्चर का समझ आएगा। लेकिन जब आप मेरे पढ़ाने के बाद एक बार खुद से रीडिंग लगाओगे और जो जो पॉइंट मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट है तब पढ़ोगे ना, तब आपके दिमाग में जो होगा वो चीज अपने आप बैठ जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान देना कि मैं क्या कह रही हूँ। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना हो जाएगा फ्रॉम द बॉक्साइट। तो अब जो है वो हम लीचिंग पढ़ रहे होंगे किससे, जो भी आपका एल्यूमिना है उससे बॉक्साइट के लिए। द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा बॉक्साइट। अब यहाँ पे प्रिंसिपल ओर ले रखा है मैंने, यहाँ पे किसका, बॉक्साइट का ले रखा है। तो द प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिना बॉक्साइट यूजुअली कंटेन SiO2 होता है इसके पास, आयरन ऑक्साइड जिसे हम कह देते हैं, टाइटेनियम का ऑक्साइड कह देते हैं, और इम्प्योरिटीज भी हम इसे कह देंगे। कंसंट्रेशन इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिंग द पाउडर एज विद द कंसंट्रेटेड। अब इन्होंने पूरा मतलब वो दे रखा है कि इतने इतने केल्विन पे होगा, इतने बार प्रेशर पे होगा। तो ये केल्विन प्रेशर और ये जो भी टेम्परेचर है वो आपके किसी काम की नहीं है। मेनली जो आपके काम की है वो क्या होगी कि मतलब ये जो है वो आपका मतलब चलो टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे आपका प्रेशर दे रखा है। दिस वे Al2O3 हो जाएगा, लीच आउट एज अ सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, सोडियम एल्यूमिनेट दे रखा है, एंड SiO2 है, 2 एज अ सोडियम सिलिकेट, लिविंग द इम्प्योरिटीज बिहाइंड। अब ये सारी की सारी चीजें आपकी वन बाय वन करके बाद में ये लोग कहते हैं कि इम्प्योरिटीज भी छोड़ देगी। अब बच्चे यहाँ पे क्या था, मैंने Al2O3 ले लिया, उसमें NaOH डाला। अब ये जो प्रोसेस है मतलब जो लीचिंग का प्रोसेस है ना, अगर आपसे कोई पूछ ले कि लीचिंग हम करवाते किसका है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि एल्यूमिनियम का करवाते हैं। एंड एल्यूमिनियम अभी मैंने उस टेबल में भी आपको पढ़ाए थे कि जितने भी एल्यूमिनियम के कंपाउंड होते हैं वो सारे बॉक्साइट के अंदर आते हैं। तो Al2O3 है, यहाँ पे NaOH है, NaOH में अगर मैं वाटर डाल रही हूँ तो ये पूरा मॉलिक्यूल आपका ऑल टुगेदर फॉर्म हो जाएगा। फाइन। फिर उन्होंने बोला कि इसी तरीके से बाकी के जितने भी एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड होते हैं उनका भी फॉर्मेशन करवा रहे हैं। बस ये है कि इनका एक तो कंपाउंड फिक्स है कि आप एक जगह जो है यहाँ से देखो, ये वाली चीज आपको ऑब्टेन हो गई है ना, ये वाली चीज अगर मैं बात करूँ बच्चे तो ये वाली चीज आपको यहाँ से ऑब्टेन हो गई। लेकिन अब ये थोड़ी ना कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगी, इसमें भी तो इम्प्योरिटी होगी, जरूर होगी। तो अब बाकी की इम्प्योरिटी को हटाने के लिए मैं फिर बाकी की चीजों का यूज करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करा, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे क्या डाल दिया, Al2O3 डॉट में XH2O प्लस में क्या डाल दिया, यहाँ पे सोडियम का बाइकार्बोनेट है ना, जो सोडियम का बाइकार्बोनेट था वो वाली चीज में डाल दी। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका एल्यूमिनियम का XH2O हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने Al2O3 डॉट XH2O ले लिया। इसको अगर मैं किसी टेम्परेचर पे रखूंगी तो ये जो होगा आपका फॉर्मेशन कर देगा Al2O3 प्लस में किसका, XH2O का। तो Al2O3 और साथ में क्या बना रहा होगा, XH2O बना रहा होगा। तो यहाँ से हम ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका केस जो होगा यहाँ पे लग रहा होगा। तो ये जो है वो आपका सोडियम सिलिकेट है, और ये जितना भी हाइड्रेटेड एल्यूमिना, ये सारी चीजें यहाँ पे फिल्टर के थ्रू यहाँ पे आप लोगों को मेंशन्ड है। फिर उन्होंने बोला कि जो दूसरा एग्जांपल है वो क्या बच्चा, आपका मेटल ले लिया मैंने, वो आपका मतलब ये टोटली जो एग्जांपल है वो आपका किससे रिलेटेड बेस्ड है बच्चे, एक तो NaCN है, एक जो है आपका यहाँ पे KCN है, यानी कि एक तो सोडियम साइनाइड है, एक जो है आपका पोटेशियम साइनाइड है। मेटल में मैंने अगर साइनाइड डाला तो और साथ में वाटर भी डाला, साथ में ऑक्सीजन भी डाला, तो यहाँ पे आपका एक मेटल साइनाइड का कंपाउंड बनेगा और बाई प्रोडक्ट आपका ये निकल रहा होगा। अब ध्यान रखना, ये मेटल ये वाली जो रिएक्शन है ऐसे नहीं है कि किसी के साथ भी करवा दो, नहीं, ये रिएक्शन फिक्स है कि आप सिल्वर और गोल्ड के साथ ही करवा सकते हो और किसी के साथ नहीं करवा सकते। अब बच्चे अगेन वही वाली बात हो गई, वो वाली बात क्या हुई कि आपने यहाँ पे ये वाली चीज प्रोडक्ट में बनाई जो कि मेटल साइनाइड था, लेकिन ये मेटल साइनाइड प्योर थोड़ी ना हुआ अभी तो उसमें और भी इम्प्योरिटी हुई, तो इसलिए मैंने इसमें जिंक मेटल डाला। जिंक डालने के बाद आपका ये कंपाउंड फॉर्म हुआ, और साथ में क्या होता है, दो मेटल नाम का यहाँ पे कंपाउंड जो होगा वो ऑल टुगेदर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ तो नेक्स्ट इज योर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल हो जाएगा फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एक्सट्रैक्शन हो जाएगा कि अगर मैं जो भी एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ किसको, जो भी आपका क्रूड मेटल है उसको, वो भी कहाँ से, कंसंट्रेटेड वाले ओर से। ठीक है, तो अब देखो इस वाले में जो प्रोसेस होगा कन्वर्जन, देखो अब ये आप लेक्चर देख रहे हो, अगर किसी को भी शॉर्ट नोट्स की जरूरत हो तो वो जो शॉर्ट नोट्स है आप कमेंट में बता देना। अगर आप लोगों का कमेंट आता है कि हाँ आपको शॉर्ट नोट चाहिए तो मैं दे दूंगी, और वो आप शॉर्ट नोट्स मानोगे नहीं, वो मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स हैं। वो आई थिंक मैंने एक पेज में ही वो शॉर्ट नोट्स कवर कर रखा है, मतलब एक पेज ऐसा होता है ना, एक आगे वाला पेज एक पीछे वाला पेज, तो वो मतलब मैंने पूरा इतने शॉर्ट में बनाया है। अगर आप वो एक पेज भी पढ़ के चले जाओगे ना एग्जाम में, इवन जेईई एडवांस में, तो उतना भी आप लोगों के लिए काफी है, तो इतना बड़ा चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार कमेंट जरूर करना है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो। दैट इज आपका कैल्सिनेशन क्या होता है, इन्वॉल्व करेगा हीटिंग। अब देखो ये जो जितने भी नाम वाले प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन कैल्सिनेशन भी एक नाम है किसी प्रोसेस का, तो इंपॉर्टेंट है। कैल्सिनेशन इन्वॉल्व द हीटिंग व्हेन द वोलेटाइल मेटल एस्केप लिविंग बिहाइंड द मेटल ऑक्साइड। यानी कि कैल्सिनेशन में अगर बच्चे बात करूं मैं, तो कैल्सिनेशन में क्या होता है कि हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, एंड गर्म करने के बाद क्या होता है कि जो भी, देखो अब आपकी बात तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर मान लो कि मैं किसी भी चीज को यहाँ पे गर्म कर रही हूँ, दिस इज माई कंटेनर, अब ये
अलग बात है कि कंटेनर की तरह लग नहीं रहा है, लेकिन कोई नहीं, इतना तो लग ही रहा है कि आप समझ सकते हो। तो दिस इज एक्चुअली द कंटेनर। ये जो है वो मैंने यहाँ पे कंटेनर ले लिया। अब कंटेनर ले तो लिया, अब इसमें आप फायर यहाँ से जला दो। तो अब फायर जलाने से बच्चे क्या होगा कि फायर आपने जलाया, ये एक्चुअली में बर्नर है, तो यहाँ से आपने फायर जलाया, तो अब क्या होगा कि इसके अंदर जो भी, इस कंटेनर के अंदर जो भी चीजें फिल्ड थी ना, मान लो ये चीजें फिल्ड थी, अब एक ही कलर की तो इम्प्योरिटी नहीं होगी, इम्प्योरिटी तो अलग अलग कलर की होगी, तो इसमें और कलर ऐड कर देते हैं, तो मान के चलो कि आपकी जो थी उसके अंदर इम्प्योरिटी थी, ठीक है, अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटी थी। तब जैसे ही आपने मतलब इसको गर्म करना चालू करा, तो थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि जो भी वॉलेटाइल कंपाउंड है, वॉलेटाइल का मतलब सिंपली होता है कि जिसकी मतलब वेपर जो होते हैं वो पहले बनते हैं, तो जो भी आपके वॉलेटाइल वाले कंपाउंड है वो यहाँ से इवेपोरेट होंगे, तो वॉलेटाइल वाला जो कंपाउंड होगा बाहर की तरफ निकलेगा, और ये जो होगा वो फिर स्केप होगा, फिर बाहर की तरफ निकलेगा, और फिर जब ये वॉलेटाइल कंपाउंड बचा आपका बाहर की तरफ निकल गया ना, तो बाद में जो आपका अब जो इस कंटेनर में बचा हुआ है वो सारा का सारा आपका क्या बचा हुआ, मेटल। तो ये जो पर्पल वाला जितना भी आपका मेटल था, वो मेटल का अभी भी ऑक्साइड बचा हुआ है, ध्यान रखना, मेटल पूरा प्योर नहीं बचा हुआ है, अभी भी मेटल ऑक्साइड बचा हुआ है। फिर मैं इस मेटल ऑक्साइड को भी अभी प्योर करके बताऊंगी कि कैसे आप प्योर करोगे। अब अगेन ये वाली रिएक्शन तो आई थिंक पहली वाली रिएक्शन तो सबको आती होगी, जिसमें मैंने Fe2O3 डॉट में XH2O ले लिया, यहाँ पे Fe2O3 और डॉट में क्या ले लिया, XH2O ले लिया, फाइन। फिर इसके बाद बच्चे जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट इज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ योर जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड लास्ट दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज आप यहाँ से देख सकते हो। फिर इसके साथ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका 6.3 का जो ये फिगर दे रखा है उसमें क्या था, चार्जर मतलब चार्जर ऊपर है, हैंगर्स है, टाई रॉड है, चार्ज ऊपर है, एयर ऑयल है, मैग्नेसाइट है, फर्नेस चार्जर, सिलिका। तो अभी तो ये डायग्राम देखे बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब जाकर के हमें जो होगा थोड़ा सा समझ आएगा। ये एक्चुअली सेक्शन किसका है, ये सेक्शन है बच्चे, दिस इज एक्चुअली द सेक्शन ऑफ योर मॉडर्न रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो नाम जरूर याद कर लेना इसका क्या था। फिर अगला जो है अभी कैल्सिनेशन पढ़ा था, रोस्टिंग भी पढ़ लेते हैं। तो कैल्सिनेशन बच्चे किसके किस चीज के प्रेजेंस में होता था, तो कैल्सिनेशन आपका ये था कि किसी भी मॉलिक्यूल को आपको ब्रेक डाउन करना है, जो वॉलेटाइल चीज है वो उड़ जाएगी और जो बाकी की जो मेटल वाली चीज है वो बच जाएगी। अब इन्होंने बोला इन रोस्टिंग, अब रोस्टिंग में क्या पढ़ोगे कि हमने रोस्टिंग तो करवा ली। द ओर इज हीटेड इन द रेगुलर सप्लाई और एयर इन द फर्नेस एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटल। सम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द सल्फाइड, जो बाकी के रिएक्शन है वो यहाँ से किससे इन्वॉल्व है, सल्फाइड से। तो अगर मैं रोस्टिंग की बात करूँ तो ये क्या है, एक ओर है जिसको मैं गर्म करूंगी, ओर इज हीटेड, यानी जो भी आपका ओर है उसको मैं गर्म करूंगी रेगुलर सप्लाई के अंदर ऑफ एयर इन अ फर्नेस, मतलब जो भी आपका फर्नेस है उसके अंदर मैं इसको गर्म कर रही होगी एट अ टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। जो भी आपका टेम्परेचर है वो अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम है ऑफ द मेटल, सम ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। यानी कि बच्चे ये कहते हैं कि रोस्टिंग भी वही चीज है, ऐसा नहीं है कि अलग चीज है, नहीं, रोस्टिंग भी वही चीज है कि आप कंटेनर ले लो एंड उसके नीचे जो है वो आप यहाँ पे फायर लगाओ, फायर लगाने के बाद जो आपको यहाँ पे चीज चल रहा होगा वही चल रहा होगा। तो रोस्टिंग भी जस्ट लाइक वही है, लेकिन रोस्टिंग का प्रोसेस यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस है कि उसमें क्या था बच्चे, वॉलेटाइल वाला कंपाउंड अलग होता था। इसमें ये लोग कहते हैं कि जिसका टेम्परेचर बिलो द मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो वाली चीज जो होगी उस वाले मेटल को आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है कि यहाँ से अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपका क्या था, जिंक सल्फाइड था। जिंक सल्फाइड में मैंने अगर ऑक्सीजन डाला तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर जिंक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। लेड सल्फाइड में अगर ऑक्सीजन डाला तो लेड ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड। Cu2S में डाला ऑक्साइड तो Cu2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। फिर इन्होंने बोला कि द सल्फाइड ओड, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है इसलिए थोड़ा सा इसको हाईलाइट करूंगी। ये लोग कहते हैं, ये लोग सिंपली ये कहते हैं कि द सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर आर हीटेड, यानी कि जो भी सल्फाइड ओर होता है उसको, जो कॉपर का जो सल्फाइड ओर है ना, जो कॉपर का सल्फाइड ओर है अभी आपके रिवर्बरेटरी फर्नेस से रिलेटेड है, तो जो सल्फाइड ओर है किसका, कॉपर से रिलेटेड है। द सल्फाइड ओर ऑफ योर कॉपर आर हीटेड इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, यानी कि जो भी आपका यहाँ पे सल्फाइड ओर है उसको अगर हम गर्म करते हैं किसके अंदर, जो भी आपका कॉपर है उसके अंदर हम इसे हीट करते हैं, तो ये इसका यहाँ पे किसका फॉर्मेशन कर देगा, जो आपका रिवर्बरेटरी फर्नेस है उसका फॉर्मेशन कर देगा। इट इज मिक्सड विद, ये जो आपका रिवर्बरेटरी फर्नेस है इसको हम मिक्स कर देते हैं जो भी आपका सिलिका है उसके साथ बिफोर हीटिंग, मतलब जो भी आप गर्म कर रहे हो उससे पहले ही आप इसको क्या कर दोगे, सेपरेट आउट कर दोगे। तो आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, स्लैग हो जाएगा। अब इन्होंने आयरन सिलिकेट दे रखा है। एंड कॉपर, जो आपका कॉपर है उसको हम प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, मतलब ये सारी चीजें हम प्रोड्यूस कर रहे होंगे जो भी आपका कॉपर मैग्नेटाइट है उसके फॉर्म में, और यहाँ पे Cu2S और आयरन सल्फाइड जो है ये चीज दे रखा है। फिर आयरन ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसको अगर रिएक्ट करवाए तो यहाँ पे बच्चे जो स्लैग वाली रिएक्शन है ये अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये रिएक्शन आप स्किप मत करना। मैं नाम
के अकॉर्डिंग आपको अपने आप पहले ही बता दे रही हूँ कि कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो उसके बिल्कुल मत करना। स्लैग का जो है वो आपको फॉर्मूला यहाँ पे याद होना चाहिए। फिर उन्होंने बोला कि SO2 हो जाएगा प्रोड्यूसेस यूटिलाइज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4, तो यानी जो भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड है वो अगर प्रोड्यूस हो रहा होता है यूटिलाइजेशन करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ H2SO4 के साथ। फिर उन्होंने बोला कि रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड है, यहाँ पे मेरा ऑक्साइड था टू द मेटल, यानी कि जो भी आपका ऑक्साइड है उसको हम रिडक्शन कर दूंगी मेटल से। तो ये बच्चे काम की चीज नहीं है, मेन काम की चीज क्या है देखो, यहाँ से कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड एंड इवन अनदर मेटल, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज ये यहाँ से है जो कि मैंने यहाँ पे नीचे मार्क कर रखा है टू अंडरस्टैंड से, है ना। तो टू अंडरस्टैंड से मैं आपको बता देती हूँ कि क्या ये लोग कहते हैं। तो टू अंडरस्टैंड से सिंपली बच्चे ये लोग कह रहे होते हैं कि टू अंडरस्टैंड अगर हमें समझना है कि द वेरिएशन इन द टेम्परेचर रिक्वायरमेंट फॉर थर्मल रिडक्शंस pyrometallurgy and to predict which element will suit as a reducing agent for the given metal oxide MXOY हो गया gives energy interpretation are made। तो यानी इन्होंने डायरेक्टली ले रखा है कि अगर हमें ये समझना है कि आपका वेरिएशन किस तरीके से है, टू अंडरस्टैंड द वेरिएशन यानी कि आपका वेरिएशन किस तरीके से टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के नाम पे, है ना, जो भी आपको यहाँ पे टेम्परेचर वगैरह रिक्वायर्ड हो रहा है आपको उसके नाम पे आपका क्या क्या वेरिएशन है, अगर उसकी बात करूँ मैं, तो ये लोग कहते हैं कि थर्मल रिडक्शन हो जाएगा पायरोमेटलर्जी एंड टू प्रेडिक्ट विच एलिमेंट हो जाएगा विल सूट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा फॉर गिवन मेटल दिस गिव्स एनर्जी इंटरप्रिटेशन। मतलब ये डायरेक्टली बताऊँ क्या बात कर रहे हैं ये लोग, ये मतलब आप लोग से ये कहते हैं कि आपका जो पायरोमेटलर्जी है वो मतलब किस तरीके से रिलेटेड है एंड किस तरीके से यहाँ पे कनेक्टेड है। तो ये जो आपका पायरोमेटलर्जी है वो आपका थर्मल रिडक्शन जो है उससे रिलेटेड है। एंड अगर मैं प्रिडिक्ट करूँ कि कौन सा एलिमेंट जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, तो इसमें जो आपका मेटल ऑक्साइड है वो एक्ट कर रहा होगा, गिव्स एनर्जी इंटरप्रिटेशन आर मेड। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो अब जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी है। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आपको ये भी फॉर्मूला पता है एंड आई थिंक ये वाला भी फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ड्यूरिंग मेटलर्जी, अब मेटलर्जी के बाद जो ये वाली लाइनें हैं ये बच्चे इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इन लाइनों से क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है क्वेश्चन। एंड इवन ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। तो लाइन क्या कहती है, लाइन कहती है ड्यूरिंग मेटलर्जी फ्लक्स इज एडेड विच कंबाइन, यानी कि जो आपका फ्लक्स होगा वो उसको आप ऐड कर रहे होगे जो कि आपका कंबाइन हो जाता है गॉज के साथ टू फॉर्म द स्लैग। यानी कि अगर आपको स्लैग बनाना है तो स्लैग बनाने के लिए आपका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, फ्लक्स ले लो गॉज ले लो, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आपको स्लैग मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो स्लैग सेपरेट मोर इजली फ्रॉम द ओर देन द गॉज, यानी कि ये कहते हैं कि स्लैग जो है एक बार आप बच्चे स्लैग बना लोगे ना तो स्लैग आसानी से सेपरेट आउट कर देगा। मतलब अगर मान लो कि आप सिर्फ और सिर्फ गॉज रखते तो उतना अच्छे से सेपरेट आउट नहीं होता, लेकिन अगर आपने एक बार स्लैग का फॉर्मेशन कर लिया तो उसके बाद जो है आपका गॉज भी जो होगा वो भी मतलब गैंग जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, आसानी से सेपरेट आउट हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि अगर मैं इसकी आगे बात करूँ तो ये लोग कहते हैं द वे ऑफ रिमूवल, है ना। अब इन्होंने आगे क्या मेंशन करा है, इन्होंने आगे डायरेक्टली बच्चे ये मेंशन करा है कि आपका जो वे ऑफ रिमूवल है ना, अगर मतलब अगर आप देखो तो यहाँ पे आपका वे ऑफ रिमूवल है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपका वे ऑफ रिमूवल है तो वो जो है वो ये समझ सकते हो कि आपका वे ऑफ रिमूवल जो है मतलब किस तरीके से लगे होंगे, ठीक है। फिर इसके साथ जो है तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से रिलेटेड होगा। तो मतलब ये चीज़ अगर आप देखो तो आसानी से समझ सकते हो कि किस तरीके से आपका जो होगा ये यहाँ पे केस रिलेटेड होगा। यहाँ से जो है मतलब आप इजीली समझ सकते हो कि आपका केस जो है मतलब किस तरीके से रिलेटेड है। आप देखो आपका आगे वाला पॉइंट क्या कहता है, आपका आगे वाला पॉइंट यही कहता है कि स्लैग वगैरह है और इस स्लैग के रिगार्डिंग जो भी चीज़ आगे दे रखी है। तो यहाँ पे इन्होंने वही बोला हुआ है कि आप पहला पॉइंट ले लो। तो पहले पॉइंट में बच्चे जो हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं पढ़ते, थर्मोडायनेमिक्स में मेनली जब हम ये वाला फॉर्मूला पढ़ रहे होते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू एच माइनस में टी डेल्टा एस, तो इसमें हम ये नहीं पढ़ते कि जब आपके एंट्रोपी को नेगेटिव करोगे तो डेल्टा जी में क्या चेंज आएगा, जब एंट्रोपी को पॉजिटिव करोगे तब क्या चेंज आएगा, जब आप हीट जो है उसको नेगेटिव
पॉजिटिव करोगे तब क्या चेंज आएगा। तो मेनली पहला पॉइंट तो उसी से रिलेटेड है। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इन्होंने दूसरा पॉइंट भी आई थिंक उसी से रिलेटेड है कि लुकिंग फॉर दिस मैग्नीट्यूड एंड साइन, अगेन वही वाला केस है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के भी में भी हम यहाँ से पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद क्या कौन सा डायग्राम बोला गया है, इन्होंने एलिंगम डायग्राम बोला हुआ है। तो एलिंगम डायग्राम से तो वैसे तो क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप अगर एलिंगम डायग्राम पढ़ भी रहे हो ना, तो एलिंगम डायग्राम से जो जितने भी रिएक्शंस है वो जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। वैसे एलिंगम डायग्राम से आपका क्वेश्चन आया नहीं। और ये जो लिमिटेशन है, देखो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन लिमिटेशन जरूर देख लेना कि एलिंगम डायग्राम की क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ एलिंगम डायग्राम ये कि द ग्राफ सिंपली इंडिकेट वेदर अ रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, मतलब ये वाली रिएक्शन जो होगी वो पॉसिबल होगी या नहीं। द टेंडेंसी ऑफ रिडक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट इज इंडिकेटेड, दिस इज सो बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द थर्मोडायनेमिक कंसेप्ट, इट डज नॉट से अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस। यानी कि अगर मैं बात करूं तो दैट इज आपका एलिंगम डायग्राम जो है वो आपको बच्चे इंडिकेट करेगा कि वेदर अ रिएक्शन इज पॉसिबल, कि आपकी रिएक्शन होगी या फिर नहीं होगी, ठीक है। द टेंडेंसी और रिडक्शन विद रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कितनी तेजी से होगी, कैसे होगी, ये नहीं बताएगा, बस ये बताता है कि आपकी ये रिएक्शन, मतलब जो आपकी रिडक्शन होगी वो होगी या नहीं होगी, बस इतना ही बताता है। दिस इज सो बिकॉज, इस वजह से ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि आपका बच्चे यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा होता है, यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे लगेगा। फिर उन्होंने बोला इट डज नॉट से अबाउट द काइनेटिक्स ऑफ द रिडक्शन प्रोसेस, ये जो आपके मतलब स्पीड, देखो काइनेटिक्स मैंने कहा था ना कितने स्पीड से होता है, ये तो बताएगा ही नहीं। अब जो है वो यहाँ से बोलते हैं द इंटरप्रिटेशन ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी इज दिस, ये फॉर्मूला आपको लगेगा, दिस इज प्रिज्यूम्ड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर इक्विलिब्रियम, मतलब ये लोग कहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आप लगा तो दोगे, लेकिन इससे आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में है, कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। तो ये सारी चीजें इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। फिर इन्होंने बोला दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू बिकॉज, ये वाली बात हमेशा ट्रू नहीं होती, बिकॉज रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बी सॉलिड। अब इन्होंने ये बोला कि मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब देखो जो आपका एलिंगम डायग्राम था, तो वो एलिंगम डायग्राम जो था वो ऐसा नहीं है कि कहीं मतलब सॉलिड पे एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉलिड पे भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन आपको मतलब ये वही कहते हैं कि सॉलिड के लिए भी ये चीज एप्लीकेबल होगी। फिर उन्होंने बोला, फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूं तब आपका आगे वाला केस क्या कहते हैं, द रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, यस द रोल ऑफ योर रिड्यूसिंग एजेंट इज प्रोवाइडेड डेल्टा जी नॉट नेगेटिव एंड लार्ज इनफ हो जाएगा टू मेक द सम ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ द टू रिएक्टेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड और नेगेटिव। मतलब इन्होंने डायरेक्टली बोला कि अगर मैं रोल ऑफ देखूं किसका, जो भी आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ना, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो रोल हो जाएगा किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का, इज टू प्रोवाइडेड बाय, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपका ये चीज प्रोवाइड हो रहा होगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा नेगेटिव एंड लार्ज इनफ हो जाएगा टू मेक द डेल्टा जी नॉट ऑफ द टू रिएक्टेंट, ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड नेगेटिव। अब बच्चे ये वही बात करें, डेल्टा जी की पूरी कहानी चल रही है, एंड एक बार ये जरूर आप रिएक्शन चेकआउट कर लेना कि रिएक्शन क्या क्या है। बाकी ये सारी की सारी बात वही गिफ्ट फ्री एनर्जी की बात करें। अब देखो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन तो आपको पता ही है कि जब आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लोगे तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, लेकिन जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ यहाँ पे क्या ले रहे होगे कि ऑलरेडी आपका कार्बन मोनोक्साइड है, उसमें अगर ऑक्सीजन ऐड करोगे तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड है, उसमें अगर कार्बन डाल दे तो कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, मेटल का ऑक्साइड है उसमें अगर कार्बन मोनोक्साइड डाल दो तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, मेटल ऑक्साइड है उसमें अगर मैं कार्बन डाल दूँ तो यहाँ पे फिर अगेन आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। फिर बच्चे इसके बाद जो लाइनें मैंने मार्क वो इंपॉर्टेंट है, as we have seen the heating increasing this negative and this, therefore the temperature chosen such that the sum of this and this is combined to the redox reaction is negative। अब इन्होंने डायरेक्टली वही वाली चीज बोली है कि आपका डेल्टा जी कब नेगेटिव होगा, डेल्टा जी कब पॉजिटिव होगा, तो दो पेज पे तो इनकी सारी बातें वहीं पे घूम रही है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अब आगे अगला क्वेश्चन क्या है, दैट इज एप्लीकेशन, यानी कि आपके क्या क्या फीचर जो है बच्चे आप यहाँ पे देखोगे, दैट इज रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, यानी कि आप आयरन जो है बच्चे उसको कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करोगे, उसको क्या करोगे, उसको कैसे इजेक्ट करोगे, है ना, इजेक्ट का मतलब बाहर कैसे निकालोगे जो भी आपका यहाँ पे आयरन है, फ्रॉम इट्स ऑक्साइड, जो भी आपका ऑक्साइड है वहां से। तो यहाँ से आप देखोगे कि अगर मान लो आपका यहाँ पे क्या था, ऑक्साइड ओर था, किससे रिलेटेड, आयरन से। आफ्टर कंसंट्रेशन थ्रू द कैल्सिनेशन रोस्टिंग हो जाएगा, यहाँ पे मतलब पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, टू रिमूव वाटर, टू डिकम्पोज कार्बोनेट हो जाएगा, टू ऑक्सीडाइज सल्फाइड हो जाएगा, लाइमस्टोन है और यहाँ पे कोक भी दे रखा है। तो अगर आप देखो तो मतलब जो अगर आपका ऑक्साइड ओर को अगर मतलब ध्यान से देखोगे कि ऑक्साइड ओर क्या है, तो ऑक्साइड ओर पहली बात तो आपका आयरन का होना चाहिए, ठीक है। आयरन में इन्होंने बोला है कि आपका कंसंट्रेशन किसके थ्रू हो जाएगा, कैल्सिनेशन, और जो रोस्टिंग है उसके थ्रू हो जाएगा, फाइन। फिर इन्होंने बोला कि टू ऑक्सीडाइज सल्फाइड हो जाएगा, आर मिक्सड विद लाइमस्टोन एंड कोक हो जाएगा, एंड फेड इनटू, और ये सारी चीजें जो है वो आपकी ब्लास्ट फर्नेस के अंदर झड़
जाएगी। फिर उन्होंने बोला कि हेयर द ऑक्साइड इज रिड्यूस टू द मेटल थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस, मतलब अब ये पूरा प्रोसेस लिखते हैं कि दैट इज आपका आयरन ऑक्साइड है, इसमें कार्बन जाएगा, तो यहाँ पे आपका आयरन प्लस में कार्बन मोनोक्साइड जो है, इन दोनों चीज का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि आपका आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड को अगर मैं हीट करूँ तो हीट करने से आपका आयरन अलग होगा, ऑक्सीजन अलग होगा, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, इसमें अगेन लिमिटेड ऑक्सीजन है, दिस विल लीड टू योर कार्बन मोनोक्साइड का फॉर्मेशन। फिर इन्होंने ये थोड़ा सा बच्चे क्या करा है कि इन्होंने क्या करा, मतलब दो चीज को ऐड करा है, इन दोनों को ऐड कर दिया, यानी इन दोनों की जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी वो आपकी टोटल गिब्स फ्री एनर्जी के यहाँ पे इक्वल होगी, यानी कि पूरे रिएक्शन के अंदर आज जो आपकी नेट गिब्स फ्री एनर्जी लग रही होगी वो चीज यहाँ से रिलेटेड है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बताऊं, दैट रिप्रेजेंटिंग द चेंज ऑफ कार्बन टू कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन से कार्बन मोनोक्साइड बनेगा, तो दिस इज एक्चुअली द चेंज दैट यू कैन सी हियर, इस कार्बन से कार्बन मोनोक्साइड के अंदर चेंज देखने को मिलेगा। फिर इन्होंने बोला गिव्स डाउनवर्ड एल्यूमिनियम, अब ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिखी हुई है, ठीक है। सो इन दिस जो भी है रिड्यूसिंग आयरन इटसेल्फ और ये सारी चीजें, तो बच्चे देखो ये वाला डायग्राम मतलब है तो सिंपल ही, लेकिन देखो अगर आप इस वाले डायग्राम को यहाँ से ऐसे याद करोगे तो ये डायग्राम आपको आसानी से समझ भी आएगा और याद भी हो जाएगा। तो ये लाइनें क्या कहती है, नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा, नीचे वाले की ऑक्सीडेशन और ऊपर वाले की रिडक्शन होगा। ये देखो ये लाइनें कितनी अच्छी है कि जो आपके नीचे वाले जो भी कंपाउंड लाई कर रहे हैं वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर रहा होगा, एंड अगर मैं नीचे वाले की ऑक्सीडेशन करवा रही हूँ तो ऊपर वाले का क्या करवा रही होंगे, रिडक्शन करवा रही होंगी। तो यही चीज इस वाले से रिलेटेड। अब नीचे और ऊपर वाली है क्या, तो देखो बच्चे अगर मैं नीचे वाली और ऊपर वाली के बारे में बात करूँ तो नीचे वाली क्या है, देखो सबसे आगे सबसे पहले आपका मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में बोले कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि मतलब नीचे वाला ऊपर वाले को रिड्यूस करेगा, तो जो रिड्यूस कर रहा होगा किसको, देखो मैग्नीशियम के अंदर इतना पावरफुल है कि आपके एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देगा। तो जो चीज जितनी नीचे आ रही है ना वो उसके अंदर उतनी ज्यादा टेंडेंसी है कि वो सामने वाले को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। और ये भी कहते हैं कि नीचे वाले की ऑक्सीडेशन होगी और ऊपर वाले की रिडक्शन, क्योंकि देखो ये ऊपर वाले को रिड्यूस कर रहा है, ऊपर वाले को रिड्यूस कर रहा है, तो इसकी रिडक्शन, इसकी क्या हो जाएगी बच्चे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी, राइट। अब देखो लेकिन इसके बाद एक ए पॉइंट के बाद क्या होता है बच्चे कि आपका मैग्नीशियम जो है ऊपर चला जाता है। तो ये एक्चुअली अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी होगा ना तो वो आपको पॉइंट मेंशन होगा, उस अकॉर्डिंग देख लेना। इस वाले पॉइंट पे बच्चे जो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना उसकी रिडक्शन होगी, लेकिन आपका जो एल्यूमिनियम होगा क्योंकि वो नीचे लाई कर रहा था एल्यूमिनियम वाली जगह पे आपकी क्या हो रही होगी यहाँ पे, मतलब एल्यूमिनियम की मेनली ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो कंडीशन इज वेरी सिंपल कि जो जितना ज्यादा नीचे लाई कर रहा है वो दूसरे वाले का क्या कर रहा होगा, रिडक्शन कर रहा होगा। तो ये इजिली आप यहाँ से देख सकते हो एंड ऑब्जर्व भी कर सकते हो। बाकी सारा प्रोसेस जो है इसमें भी वही फॉलो होगा, जब जिस वाले पॉइंट पे आपके रिगार्डिंग पूछा हो ना उसके अकॉर्डिंग दो कि जो चीज जितनी नीचे लाई कर रही है वो ऊपर वाली को उतनी ज्यादा अच्छे से क्या कर रही होगी, रिड्यूस कर रही होगी। तो इन्होंने बोला ब्लास्ट फर्नेस हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक्स प्लेस इन डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस। हॉट एयर ले रखा है, हॉट एयर इज ब्लोन फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फर्नेस, कोक इज बर्न टू गिव द टेम्परेचर अप टू 2200 केल्विन इन द लोअर। अब यहाँ पे पूरा मतलब लोअर वगैरह सब दे रखा है कि कार्बन मोनोक्साइड एंड हीट मूव्स टू द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस। अब इन्होंने आयरन का ऑक्साइड दे रखा है, Fe3O4 दे रखा है, तो इन्होंने अलग अलग मॉलिक्यूल दे रखे हैं। लेकिन आपके लिए अगेन अगर देखो आपको थ्योरी नहीं भी समझ आती है तो एक बार रिएक्शन को जरूर गो थ्रू कर लेना कि रिएक्शन कैसे कैसे है एंड उन रिएक्शनों के अंदर आप क्या देख रहे होगे। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, Fe2O3 ले लिया। इस Fe2O3 में जो कार्बन मोनोक्साइड था वो डाला, फिर यहाँ पे आपका मतलब ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी तो यहाँ से आपका Fe3O4 बनेगा। Fe3O4 के साथ आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा। फिर आपका Fe3O4 जो था उसके अंदर कार्बन मोनोक्साइड डालोगे तो यहाँ से आपका आयरन और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। Fe2O3 जो है उसमें अगर कार्बन मोनोक्साइड डालोगे तो यहाँ से आपका आयरन ऑक्साइड और यहाँ पे क्या बन रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से फॉर्म हो रहा होगा। फिर इसके साथ ये वाला डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है ब्लास्ट फर्नेस वाला, और इसकी लाइनें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने यहाँ पे देखो ब्लैक पेन से हाईलाइट भी किए। दोनों लाइनें मतलब जितनी भी मेंशन की है वो सारी होनी चाहिए। तो पहले जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इस डायग्राम में बताऊंगी कि इस डायग्राम में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो इन्होंने बोला एट 900 to 1500 केल्विन हाई टेम्परेचर रेंजेस इन द ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि बच्चे अगर आप देखो किस वाले पार्ट को आप अगर ध्यान से देखो कि आपका 900 से जो 1500 केल्विन था, कहाँ है 900 और 1500 केल्विन, यानी कि ये देखो ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है यहाँ पे कुछ आपका 900 रहा होगा और यहाँ पे जो 1500 के लगभग प्रोसेस रहा होगा। द टेम्परेचर रेंज इन द ब्लास्ट फर्नेस, मतलब इस रेंज में जो है आपको कौन से मटेरियल मिल रहे होंगे, ये वाली चीज ये लिखते हैं। तो कार्बन जो है वो आपको मिलेगा। इस कार्बन को अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मतलब वो कर दूं, जोड़ दूं, तो यहाँ से आपका कार्बन मोनोक्साइड बन जाएगा। फिर कार्बन मोनोक्साइड का मैं आयरन ऑक्साइड के अंदर यूज करूँ तो यहाँ से आपका आयरन और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। फिर उन्होंने बोले लाइमस्टोन इज ऑल्सो डिकम्पोज। लाइमस्टोन भी ऐसा नहीं है कि डिकम्पोज नहीं होती, लाइमस्टोन तो वैसे भी इम्प्योर फॉर्म थी ओर की। तो लाइमस्टोन जब इम्प्योर फॉर्म है किसकी, ओर की, तो यहाँ से आप क्या चीज देख के करवाओगे, तो इजिली बच्चे ये चीज समझ सकते हैं कि किस तरीके से
आपका यहाँ पे केस लग रहा होगा। द आयरन ऑब्टेन्ड हो जाएगा फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, जो भी आप आयरन ऑब्टेन करोगे कहाँ से, ब्लास्ट फर्नेस से, वो करीब करीब कितना हो जाएगा आपका 4% का यहाँ पे आयरन प्रेजेंट होगा, और 4% में भी किससे रिलेटेड है, जो भी आपके यहाँ पे कार्बन था और बहुत सारी इंप्योरिटीज थी छोटे छोटे अमाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका सल्फर है, यहाँ पे आपका फोस्फोरस है, यहाँ पे सिलिकॉन है, मैग्नीस है। दिस इज नॉन एज योर पिग आयरन। इसी को हम क्या कह रहे थे, पिग आयरन कह रहे थे। और दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे आप इसको कास्ट कह दोगे। कास्ट एक्चुअली क्या है बच्चे, वेराइटी ऑफ शेप। मतलब यहाँ पे देखो पिग आयरन तो आपका समझ आता है, लेकिन जो कास्ट आयरन है ना, अगर मैं कास्ट आयरन की बात करूँ तो ये आपके बहुत सारे शेप में जो है वो कास्ट आयरन आपको मिल रहा होता है। तो पिग आयरन बच्चे एक्चुअली क्या है, पिग आयरन जो है आपका 4% कार्बन हो जाएगा, और बहुत सारी मतलब पिग आयरन के अंदर मेनली जो 4% होता है वो कार्बन का कंटेंट होता है, जिसके साथ साथ जो होती है उसके अंदर इम्प्योरिटी जो होगी वो भी आपको देखने को मिल रही होगी। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो कास्ट आयरन है ना, ये जो कास्ट आयरन है इज डिफरेंट हो जाएगा फ्रॉम द पिग आयरन। कास्ट आयरन जो होता है वो आपका डिफरेंट है किससे, पिग आयरन से। एंड इज मेड बाय मेल्टिंग द पिग आयरन। मतलब कास्ट आयरन जो है वो आपका डिफरेंट है। देखो पहले हमने क्या बनाया, पिग आयरन बनाया, ठीक है, सबसे पहले काम किया था पिग आयरन बनाया। अब इस पिग आयरन को मैं मेल्ट करूंगी, तो मेल्ट कर दूंगी तो आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा, जो भी आपका कास्ट आयरन है वो आपका इस पिग आयरन से बन जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे बोलते हैं विद स्कार्प। अब जब आप बच्चे से मेल्ट कर रहे होगे ना, जो आपको पिग आयरन है उसको मेल्ट करोगे तो आपका कुछ स्कार्प फॉर्म होगा, कुछ यहाँ पे कोक बन रहा होगा। तो इस तरीके से आपका अलग अलग चीजों का फॉर्मेशन हो जाएगा यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। इट इज स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट अबाउट 3% एंड इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल। और ये एक्सट्रीमली क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ये चीज होगी वो बहुत ही ज्यादा हार्ड बन रही होगी, एंड साथ में उसके अंदर चमक तो होगी। तो नॉर्मली ये चीज जो है वो मतलब उतना ज्यादा जो है पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं था। तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से आपका जो कलर था वो तो यहाँ से निकल गया। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि फर्दर रिडक्शन, यानी कि अब इसकी फर्दरली रिडक्शन करें, क्योंकि अभी भी जो है उनको कास्ट आयरन बना करके भी मजा नहीं आया, क्योंकि अभी भी इसके अंदर इम्प्योरिटी है। तो अब जो है हम यहाँ पे रॉट आयरन हो जाएगा। और मेलिबर आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कमर्शियल आयरन एंड इज प्रिपेयर्ड बाय कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो यहाँ पे फर्नेस, अभी रिवर्बरेटरी फर्नेस हमने देखा ही था। अब इसमें जो आपका कास्ट आयरन है उस कास्ट आयरन को हम क्या करेंगे कि मतलब ये जो कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन से बच्चे क्या बनाएंगे, रॉट आयरन बनाएंगे। एंड ध्यान रखना कि रॉट आयरन क्योंकि सबसे लास्ट में फॉर्म हो रहा है, तो ये सबसे ज्यादा प्योर चीज जो है बच्चे आपका रॉट आयरन होगा। रॉट आयरन जो है प्योरेस्ट फॉर्म है किसका, कॉमर्शियल आयरन का, एंड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कास्ट आयरन बाय ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटी। तो ये जो है बच्चे आपका ये जो मतलब रॉट आयरन है वो वैसे भी आपका किससे रिलेटेड है, कॉमर्शियल वाले आयरन से ही रिलेटेड है। सबसे ज्यादा मिलने वाला आयरन, लेकिन सबसे ज्यादा आयरन का कंटेंट रखने वाला जो है वो आपका यहाँ पे रॉट आयरन हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ से ये चीज देख सकते हो। फिर इसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे आपका केस क्या था, Fe2O3 ले लिया, इसमें मैंने कार्बन डाल दिया, यहाँ पे आपका आयरन प्लस में जो कार्बन मोनोक्साइड होगा इसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको फोस्फोरस और ऑक्सीडाइज ये सारी चीजें दे रखी है, पास्ट इनटू द स्लैग हो जाएगा। द मेटल इज रिमूव फ्रॉम द फीड फ्रॉम द स्लैग बाय पासिंग थ्रू द रोलर। सब इसमें जो भी आपके मेटल्स है उसको हम रिमूव कर देंगे, वो भी किसके थ्रू, जो भी आपका फ्रीड है और जो भी रोलर है उसके थ्रू। अब यहाँ पे इन्होंने अगेन रिएक्शन दे रखी है, तो एक्सट्रैक्शन है किसका, कॉपर का हो जाएगा फ्रॉम द क्यूप्रस ऑक्साइड। यानी कि आप जो है वो कॉपर को निकाल रहे हो कहाँ से, जो भी आपका क्यूपर ऑक्साइड है उससे। तो इसके लिए आप रिएक्शन यहाँ पे अगेन फॉलो करोगे। अब बाकी की इन्होंने थ्योरी दे रखी है, थ्योरी भी आपकी रिएक्शन से ही रिलेटेड है कि आपने कॉपर का सल्फाइड ले लिया, उसमें ऑक्सीजन डाला तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड एक बार बन गया तो इसमें कार्बन डालोगे तो यहाँ पे कॉपर प्लस में कार्बन मोनोक्साइड जो होगा वो आपका दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला कि एक्चुअल प्रोसेस, यानी कि अगर आप एक्चुअल वाला प्रोसेस देखो है ना, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करो कि आपका एक्चुअली क्या प्रोसेस अकर कर रहा है, तो एक्चुअल प्रोसेस के केस में द ओर इज हीटेड इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस, कि आपका जो ओर है उसको मैं गर्म करूंगी किसके अंदर, आपके रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर, आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका के साथ, ठीक है। इन द फर्नेस आयरन ऑक्साइड स्लैग्स ऑफ आयरन एंड सिलिकेट कॉपर इज प्रोड्यूस टू फॉर्म द कॉपर मैलेट हो जाएगा। एंड द प्रोसेस, और ये जो होगा कॉपर मैलेट के अंदर क्या होगा, Cu2S होगा, FeS होगा। यहाँ पे आपने आयरन ऑक्साइड ले रखा है, इसमें SiO2 डालोगे तो इससे आपका किसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, आपका आयरन SiO3 जो होता है इसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। और आयरन SiO3 है क्या बच्चे, यहाँ पे आयरन SiO3 जस्ट लाइक ये जो है वो आपका क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको स्लैग दे रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो आपका कॉपर मेट होगा, ये जो यहाँ पे कॉपर मेट इन्होंने लिखा था ना, ये कॉपर मेट की आगे वाली कहानी बताते हैं कि कॉपर मेट जो है इस देन, यानी ये जो कॉपर मेट हो जाएगा इस देन चार्ज इनटू द सिलिका लाइन कन्वर्टर। सम सिलिका इज आल्सो एडेड, कुछ सिलिका जो होगा वो हम इसे जरूर ऐड करेंगे। एंड हॉट एयर ब्लास्ट इज ब्लोन टू कन्वर्ट द
रिमेनिंग जितना भी आपका यहाँ पे आयरन सल्फाइड है, आयरन ऑक्साइड है, Cu2S है, CO2 है, द मेलेबल कॉपर, तो यहाँ पे आयरन सल्फाइड प्लस में ऑक्सीजन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर आयरन ऑक्साइड प्लस में SiO2 जो होगा वो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ FeSiO3, कॉपर सल्फाइड प्लस में ऑक्सीजन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CO2O, CO2O प्लस में Cu2S जो होगा वो आपको यहाँ पे से क्या फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ पे कॉपर अलग निकलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपको यहाँ से अलग निकल रहा होगा। तो इन्होंने बोला है द सॉलिडिफाइड कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा एज द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस, यानी कि जो आपका एट लास्ट मतलब पूरे प्रोसेस के लास्ट में जो आपको कॉपर ऑब्टेन हुआ है ना वो आपका ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस होगा। ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस का मतलब क्या होता है कि उस कॉपर के बीच बीच में जो होगा कहीं ना कहीं छेद प्रेजेंट होगा, तो दैट इज एक्चुअली द ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस। जैसे कोरोजन लगता है तो आपको भी पता है कि कोरोजन जहाँ पे भी लगता है आयरन या फिर किसी भी मेटल पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका ऐसे ऐसे छोटे छोटे से डॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो सेम जो है वो आपको यहाँ पे भी ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस जो होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ड्यू टू द इवोल्यूशन। यहाँ पे इवोल्यूशन दे रखा है जो भी आपका सल्फर डाइऑक्साइड था उससे रिलेटेड, सो इट इज कॉल्ड, यहाँ पे से हम क्या कह देंगे, दैट इज एक्चुअली द ब्लिस्टर्ड कॉपर। ये वाली चीज होगी वो आपके यहाँ पे क्या कहला रही होगी, ब्लिस्टर्ड कॉपर कहला रही होगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड से हम जिंक को कैसे निकालेंगे वो चीज देखते हैं। तो जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पे आपका कार्बन जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जिंक प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ से जो है वो आप यहाँ से समझ सकते हो कि आपका केस जो होगा मतलब किस तरीके से होगा। यहाँ से आप इजीली देखोगे तो इजीली जब आप देखोगे तब जाकर के आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। फिर इसके बाद बच्चे बोला गया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक हो जाएगा फ्रॉम द जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन है, ये फिर आगे चल करके आपका जिंक जो होता है उसका फॉर्मेशन कर देगा। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी में इसमें भी अगेन आपकी रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है। मेनली मैं ऑल टुगेदर आपको क्या कह रही हूँ कि जो भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है वो तो उसके लिए आपके बच्चे रिएक्शन ही इंपॉर्टेंट है, नेम भी साथ में याद कर लेना, लेकिन जो नेमिंग रिएक्शन नहीं है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है वो मतलब रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो डेल्टा जी जो होता है वो आपका -Fe0 सेल हो जाएगा, कॉपर टू पॉजिटिव जो है वो अगर आयरन से कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे आपका कॉपर का बच्चे रिडक्शन होगा, आयरन का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो आप यहाँ से देख सकते हो समटाइम अ फ्लक्स इज एडेड फॉर मेकिंग द मोल्टेन मास फ्रॉम कंडक्टिंग, यानी कि कभी कभार क्या करती हूँ मैं एक फ्लक्स जो है उसको ऐड कर देती हूँ फॉर मेकिंग द मोल्टेन मास फ्रॉम मोर कंडक्टिंग, यानी कि आपका जो फ्लक्स है उसको मैं ऐड कर रही होंगी ताकि आपका जो मोल्टेन मास है वो यहाँ पे क्या हो सके, बहुत ज्यादा कंडक्टिंग नेचर का हो सके। फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ दैट इज आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के केस में आप अगर देखोगे बच्चे तो एल्यूमिनियम इन मेटलर्जी, अभी एल्यूमिनियम का पूरा प्रोसेस लिखा है कि आप एल्यूमिनियम को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट आउट करोगे एंड आपका जो होगा वो आंसर यहाँ से बनेगा। अभी आप इसमें लास्ट में भी देखोगे ना तब आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट लगेगी, तो वो भी हम वन बाय वन करके देखेंगे। तो ये जो लास्ट वाली चीज है वो कॉपर से ही रिलेटेड है कि कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर्स हो गया, स्क्रैप हो गया, कि मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कैसे कैसे केसेस ले रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने ऐसे सिंपली केसेस ले रखे हैं कि आपका एल्यूमिनियम जो है ना, एल्यूमिनियम का भी तो हमने वैसे बॉक्साइट वाला भी पढ़ा था, लेकिन बॉक्साइट के आगे भी तो इसको प्योर करना पड़ेगा, तो इसके आगे पे कैसे प्योर करोगी, तो इन द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, यानी कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है बच्चे, यहाँ पे एल्यूमिनियम ले रखा है, वो भी किसकी मतलब मेटलर्जी है, किसकी है, एल्यूमिनियम की। प्योरिफाइड Al2O3 इज मिक्स्ड विद Na, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे तो वैसे नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, लेकिन ये लोग कहते हैं कि आपका जो Al2O3 है उसको अगर मैं मिक्स कर दूं Na3AlF के साथ, या फिर आप इसकी जगह जो है वो कैल्शियम F2 भी ले लो, तो विच लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, यानी कि अब ये डालने से क्या होगा बच्चे कि जो भी आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड का वो कम हो जाएगा, एंड अगर वो कम हो जाएगा तो ये चीज आपके लिए बेनिफिट ही हुई कि आपका जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड था ना उसका जो कंसंट्रेशन था वो यहाँ पे लोअर हो गया। द फ्यूज मैट्रिक्स इज इलेक्ट्रोलाइज, जो फ्यूज मैट्रिक्स है वो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, स्टील वेसल्स हो जाएगा विद लाइनिंग ऑफ कार्बन एक्ट एज अ कैथोड एंड ग्रेफाइट। यहाँ पे इन्होंने कैथोड भी दे रखा है, यहाँ पे आप लोगों को ग्रेफाइट भी दे रखा है कि आपके पास कैथोड था, यहाँ पे ग्रेफाइट था, एनोड इज यूज। द ओवरऑल रिएक्शन में भी ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी कि आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में जब आप कार्बन डालोगे तो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम होगा और साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा होगा। इस वाले प्रोसेस को हम क्या कह रहे थे जिसमें आपने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड ले रखा है, तो इस एल्यूमिनियम के ऑक्साइड में अगर मैं कार्बन डालू तो ये वाला प्रोसेस जो होगा वो आपका किसका फॉर्मेशन कर देगा, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस का यहाँ पे पूरी तरीके से फॉर्मेशन कर देगा। तो इजिली आप ये चीज समझ सकते हैं कि
दिस इज एक्चुअली रिलेटेड टू योर, ये जो है आपका हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर हॉल हेरोल्ड प्रोसेस। इन्होंने बोला दस इलेक्ट्रोलाइसिस, इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी किसकी, मोल्टन मास की, इज कैरिड आउट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कार्बन इलेक्ट्रोड। अब इन्होंने पता है पूरा प्रोसेस बताया कि आप कैसे स्टेप बाय करके आप अपना एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है उसको प्योरीफाई कर रहे होगे। तो ये चीज इन्होंने पूरी बताई है। ऑक्सीजन लिबरेटेड हो जाएगा एट एनोड, रिएक्ट्स विद द कार्बन ऑफ द एनोड, कार्बन मोनोक्साइड है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीज यहाँ पे लोग मेंशन करते हैं, जिसमें इस तरीके से आपका 0.5 किलोग्राम जो होगा कार्बन का होगा। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव जो होता है उसके साथ अगर 3 इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाए तो ये आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करेगी, आपके एल्यूमिनियम की। कार्बन के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए तो आगे चल करके कार्बन मोनोक्साइड बनाएगा। कार्बन के साथ अगर यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जुड़ जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। कॉपर फ्रॉम द लो ग्रेड ओर एंड द स्क्रैप, कॉपर जो भी आप लो ग्रेड ओर से ले रहे होते हैं और स्क्रैप से जो भी लोगे, ये चीज उसी चीज से रिलेटेड है, उसी चीज से कनेक्टेड है। तो हमने क्या करा बच्चे, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव ले लिया, इसमें हमने हाइड्रोजन डाला, क्या बनता है यहाँ पे आपका कॉपर बनेगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन जो होगा बाहर निकलेगा। ध्यान रखना कि दिस इज एक्चुअली द हाइड्रोमेटलर्जी, यानी कि हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब ये है कि आपके वाटर के प्रेजेंस में जो है ना, मतलब हाइड्रोमेटलर्जी का सिंपली मतलब है कि हाइड्रोजन के प्रेजेंस में यहाँ पे जो होगी वो मेटलर्जी परफॉर्म हो रही होगी। तो यहाँ पे आपका वैसे भी कॉपर 2 पॉजिटिव रिड्यूस होकर के कॉपर बना लेगा, H2 का यहाँ पे H पॉजिटिव बन जाएगा। फाइन। फिर उन्होंने बोला कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग द कॉपर 2 पॉजिटिव इज ट्रीटेड विद स्कार्प आयरन और H2। यहाँ पे इन्होंने बोला कि जो आपका सॉल्यूशन होगा जिसके पास क्या बचे, आपका यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है जिसको मैं यहाँ पे ट्रीट कर रही होगी, तो यहाँ पे आपका स्कार्प किसका बन रहा होता है, यहाँ पे आपका स्कार्प जो होगा वो आयरन का और जो आपका हाइड्रोजन गैस है उसका यहाँ पे बनेगा। फाइन। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अब आपका आगे केस क्या था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या हुआ कि आपका क्लोरीन था, इस क्लोरीन के अंदर अगर मैंने वाटर डाला तो वाटर जैसे ही डालती हूँ तो यहाँ पे आपका हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। तो इजिली आप यहाँ पे समझ सकते हो कि दिस इज द एक्चुअली द केस ऑफ योर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ये केस है, जिसमें एक चीज का तो बच्चे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन। अगेन इनकी लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन देखो ये वाली भी रिएक्शन उन्होंने गोल्ड की देखी है, एक बार आप इसे चेकआउट कर लेना कि रिएक्शन क्या थी। वैसे ये रिएक्शन मैंने अभी पीछे भी पढ़ाई थी। अब इसमें देख रहे हो ये चीज फॉर्म हो गया, तो फिर भी तो हमें प्योरिटी हटानी है। इम्प्योरिटी हटाने के लिए मैंने इसमें जिंक डाला, फिर यहाँ पे गोल्ड बनेगा और यहाँ पे जिंक साइनाइड 4 2 नेगेटिव, ये पूरा कंपाउंड यहाँ पे आ रहा होगा। फिर बच्चे नेक्स्ट इज द केस ऑफ योर रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग के केस में अगर मैं बताऊं तो रिफाइनिंग इज जो है ये आपका हॉट टॉपिक है। हॉट टॉपिक का मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। तो इसमें सब इंपॉर्टेंट होगा, चाहे डिस्टिलेशन ले लो, इलेक्ट्रोलाइसिस ले लो, यहाँ से बच्चे आप वेपर फेज रिफाइनिंग ले लो, लिक्वेशन ले लो, जॉन रिफाइनिंग, क्रोमैटोग्राफिक मेथड, सारे मेथड इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप नहीं कर सकते। फिर उन्होंने बोला कि अब देखो इस वाले मेथड में आप क्या पढ़ोगे, इस वाले मेथड में पढ़ोगे मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय एनी मेथड इज यूजुअली कंटामिनेटेड विद सम इम्प्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी सेवरल टेक्निक्स आर यूज। मतलब अब इन्होंने बोला जो भी आपने अभी मेटल निकाला है ना वो अभी भी पूरी तरीके से साफ नहीं हुआ है, अभी भी उस मेटल के अंदर जो है आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो उसी मेटल की जितनी भी इम्प्योरिटी है उसको हम मतलब सामने रखने के लिए कि जो भी आपकी इम्प्योरिटी यहाँ पे लग रही होगी उस वाली इम्प्योरिटी को अगर मैं आगे रखूँ आप लोगों के सामने, तो ये चीज उसी तरीके से रिलेटेड है फॉर ऑब्टेनिंग द मेटल्स ऑफ हाई प्योरिटी। यानी कि अगर मैं हाई प्योरिटी वाला जो मेटल है उसको अगर ऑब्टेन करूँ तो अलग अलग टेक्निक मैं यहाँ पे लगाऊंगी, डिफरेंसेस लगाऊंगी उस प्रॉपर्टीज के अंदर। वो चीज यहाँ पे लोग लिखते हैं डिस्टिलेशन इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। आप देखो डिस्टिलेशन में क्या पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने वैसे तो आप ये पढ़ोगे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे साइड में थोड़ा शॉर्टकट भी लिख दिया कि अगर आप डिस्टिलेशन का जैसे नाम सुनो तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, जिंक और मरकरी आना चाहिए। लिक्वेशन का नाम सुनो तो टिन आना चाहिए। तो इन्होंने वही बोला कि डिस्टिलेशन जो है, और इवन ये डिस्टिलेशन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 की पहले चैप्टर में जो है वो हम पढ़ रहे होते हैं, जीओसी में भी हमें पढ़ते हैं कि डिस्टिलेशन क्या है। तो डिस्टिलेशन इज वेरी यूजफुल, दिस इज वेरी यूजफुल फॉर लो बॉइलिंग मेटल, यानी कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है उन वाले मेटल्स के लिए बहुत ही ज्यादा काम का होता है। इसमें इन्होंने क्या लिया है, जिंक और मरकरी लिया है क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है कम होता है। फिर उन्होंने बोला कि द इम्प्योर मेटल इज इवेपोरेटेड टू ऑब्टेन द प्योर मेटल एज अ डिस्टिलेट। इन्होंने डायरेक्टली ये बोला कि जो आपका इम्प्योर मेटल है ना, जो आपका इम्प्योर मेटल है उसको अगर मैं गर्म करूं तो इम्प्योर मेटल जैसे ही मैं उसे गर्म करूंगी वैसे ही आपका जो इम्प्योर मेटल है वो इवेपोरेट हो जाएगा, ताकि आपको यहाँ से क्या मिल सके, लास्ट में जाकर के आपका प्योर मेटल जो है वो डिस्टिलेट के फॉर्म में यहाँ पे आसानी से मिल सके। फिर बच्चे इसके साथ आगे बोलते हैं दैट इज लिक्वेशन। अब लिक्वेशन वाले प्रोसेस में क्या होगा, तो लिक्वेशन इज जस्ट रिलेटेड इन द मेंशन हो जाएगा लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग मेटल लाइक टिन हो जाएगा, कैन बी मेड हो जाएगा टू फ्लो ऑन द स्लोपिंग सर्फेस। इन दिस इट इज सेपरेटेड हो जाएगा फ्रॉम द हाई मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटीज। तो ये जो होगी बच्चे
आपकी अगेन ये जो सेपरेट मतलब इसका भी सेपरेशन जो चल रहा होगा वो हायर मेल्टिंग पॉइंट इम्प्योरिटी से ही चल रहा होगा। फिर उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या बचे, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रिफाइनिंग आपको भी पता है कि ये जो है वो भी अगेन आपका एक प्रोसेस है कि इम्प्योर मेटल को आप थोड़ा सा प्योर बना सको। तो इज मेड टू एक्ट एज एन एनोड। तो जो बच्चे आपका इम्प्योर मेटल है ना, एक तो प्योर मेटल होगा, एक जो है बच्चे आपका इम्प्योर मेटल होगा। तो जो आपका इम्प्योर मेटल है एंड एक जो है प्योर मेटल है, तो इम्प्योर मेटल जो होगा बच्चे आपके किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। अ स्ट्रिप ऑफ सेम मेटल हो जाएगा, द प्योर फॉर्म इज यूज्ड एज अ कैथोड। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो फिगर में भी मैंने लिखा हुआ है, वहाँ पे तो थोड़ा शॉर्टकट लिखा था, लेकिन अगर इस फिगर को भी देखोगे तब भी आपको जो है यहाँ से समझ आ जाएगा। यहाँ पे बच्चे ने क्या करा है कि यहाँ पे मैंने कैथोड वाला ले लिया, कैथोड वाला देखो कि ये जो है थोड़ा थिक है, एनोड वाला पतला ले रखा है, क्योंकि एनोड मेरे को पता है कि एनोड इज नथिंग बट दिस इज योर एक्चुअली द इम्प्योरिटी। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या इम्प्योरिटी, जबकि कैथोड जो है वो आपको यहाँ पे प्योर मटेरियल है। तो जो भी आपको प्योर मटेरियल होगा वो आपके कैथोड की तरफ जाएगा, जो भी आपका इम्प्योर मटेरियल होगा वो आपके एनोड की तरफ जाएगा। अब जो है वो बच्चे ध्यान रखना कि एनोड के नीचे जो है वो हमने ये उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है कि एनोड के नीचे जो होता है बच्चे आपका एनोड मड फॉर्म होता है, तो ये एनोड मड ही है। इन्होंने बोला कि दे आर पुट हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट बोथ कंटेनिंग द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ द सेम मेटल, द मोर बेसिक मेटल हो जाएगा रिमेन इन द सॉल्यूशन एंड द लेस बेसिक वंस हो जाएगा गो टू द एनोड मड। यानी कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो मेटल होगा वो आपके इस वाले कैथोड में रह जाएगा, लेकिन फिर भी एक आध जो आपका रह जाता है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, वो आपके एनोड जो है वहाँ पे चला जाएगा। फिर उन्होंने बोला लेस बेसिक और सारी चीज़ें लिखा है कि इन्होंने ये भी चीज़ लिखी है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो होगी वो एक्सप्लेन हो जाएगी किसके अंदर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ओवर पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें दे रखे हैं। गिफ्ट्स है ना, यहाँ पे दे रखा है कि गिफ्ट्स एनर्जी विच यू सीन इन द प्रीवियस सेक्शन, जो गिफ्ट्स एनर्जी है वो भी आपने मतलब प्रीवियस सेक्शन में ये चीज़ देखी होगी। फिर इसके बाद बच्चे यहाँ पे ये दे रखे हैं कि एनोड पे बच्चे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे बच्चे रिडक्शन होगा। तो ये दोनों रिएक्शन से यही आप लोगों को शो कर रहे हैं। कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग एन इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। जो आपका कॉपर है उसको क्या करती हूँ मैं, रिफाइन करती हूँ। रिफाइन का मतलब क्या है कि कॉपर को मैं साफ करूंगी किसके थ्रू, इलेक्ट्रोलाइटिक वाले मेथड के थ्रू। एनोड्स आर इम्प्योर कॉपर की जो आपके एनोड्स है वो क्या किसकी तरह एक्ट करेंगे, एनोड जो होता है वो आपको पता है कि एनोड जो होता है आपके इम्प्योर कॉपर की तरह एक्ट करेंगे, इम्प्योर कॉपर शिफ्ट हो जाएगा टेकन एज द कैथोड। तो यहाँ पे आपका केस जो है वो अगेन सिंपल सा केस है कि अगर मैं बताऊँ कि अगर जो है वो मतलब यहाँ से जो है वो चीज़ अगर आप देखोगे तो इसलिए मतलब आपको समझ आ जाता है कि किस तरीके से जो होगा वो आपको यहाँ पे केस लग रहा होगा। तो कॉपर इज रिफाइंड यूजिंग इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होगा उसके थ्रू आप कॉपर को रिफाइन कर सकते हो। एनोड आर इम्प्योर कॉपर, जो आपका एनोड है उसके पास क्या प्रेजेंट है, इम्प्योर कॉपर। सही बात है, ये इम्प्योर चीज कलेक्ट कर रहा है तो कॉपर भी इसके पास कैसा होगा, इम्प्योर ही होगा। एंड प्योर कॉपर स्ट्रिप्स आर टेकन एज का कैथोड, यानी कि जो आपका प्योर वाला है वो यहाँ पे आपका कैथोड होगा। ध्यान रखना बच्चे, जब भी हम सेम कंटेनर लेते हैं ना तो सेम कंटेनर में हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ा हुआ है कि सेम कंटेनर अगर ले रहे हैं तो आपका एनोड हो चाहे कैथोड हो, लेकिन दोनों पे ही आपके सेम कंपाउंड का क्या चल रहा होगा, ऑक्सीडेशन भी सेम कंपाउंड का यहाँ पे रिडक्शन भी चलेगा। तो इलेक्ट्रोलाइटिक इज एसिडिफाइड फॉर कॉपर सल्फेट हो जाएगा एंड द नेट रिजल्ट इलेक्ट्रोलाइसिस इज ट्रांसफर ऑफ कॉपर इन प्योर फॉर्म हो जाएगा फ्रॉम द एनोड है ना। एनोड हमने ले लिया कॉपर का, अगर मैं रिडक्शन करवाऊँ तो कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर कॉपर। फिर इन्होंने बोला कि अब देखो यहाँ पे जो ब्लिस्टर वाला जो एक पॉइंट मैंने अभी आपको बताया था, तो अब ये ब्लिस्टर वाला यहाँ पे होगा, इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ब्लिस्टर कॉपर हो जाएगा डिपोजिट एज एनोड मड विच कंटेन एंटीमनी सेलुरियम टेलुरियम सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो ये लोग कहते हैं कि ब्लिस्टर कॉपर जो भी आपका एनोड पे डिपोजिट हो रहा है ना, जिस भी तरीके का आपको ब्लिस्टर कॉपर आपके एनोड पे डिपोजिट हो रहा है, आपके एनोड वाले मड पे जिस भी तरीके से आपका जो ब्लिस्टर कॉपर होगा वो डिपोजिट हो रहा होगा, तो इसमें क्या क्या चीज़ होगी। अब ब्लिस्टर कॉपर ऐसा नहीं है कि अकेले होगा, ब्लिस्टर कॉपर के अंदर आपका एंटीमनी भी होगा, सेलेनियम टेलुरियम सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, ये सारे एलिमेंट जो होंगे वो आपके फॉर्म होंगे। और बाकी के सारे नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो यहाँ से देखो अब जो है वो आप कैसे याद करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लिस्टर कॉपर में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ब्लिस्टर कॉपर में याद करने का एक अगेन निमोनिक्स में आप लोगों को बता देती हूँ कि निमोनिक्स जो है बच्चे आप क्या मतलब यहाँ पे लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से आपका आंसर जो है मतलब सही आएगा। फाइन, तो देखो यहाँ पे बच्चे अगर मैं ब्लिस्टर कॉपर की बात करूँ तो ब्लिस्टर कॉपर सबसे तेजी सिल्वर और प्लेटिनम, सबसे तेजी सिल्वर और प्लेटिनम। और देखो ते और जी से क्या हो जाएगा, देखो ते से हो जाएगा बच्चे टेलुरियम, जी से क्या हो जाएगा आपका, जी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एंटीमनी के लिए ले रहे हैं, और सिल्वर और प्लेटिनम तो है ही। तो यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हो कि सबसे तेजी का मतलब क्या है। फिर उन्होंने बोला जिंक में ऑल्सो भी रिफाइंड दिस वे, इस तरीके से जो आपका जिंक है उसको भी हम रिफाइन करेंगे। अगला जो है वो आपका कौन सा प्रोसेस, जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। तो अगेन नेम के हिसाब से जो भी आपकी रिएक्शन है वो जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या करवाया, जोन रिफाइनिंग करवाई। एंड अगर मैं जोन रिफाइनिंग करवा देती हूँ कि यस दिस इज योर जोन रिफाइनिंग एक्चुअली, तो इस वाले मेथड में जो होगा वो आपका बेस्ड हो जाता है किससे रिलेटेड, जो भी यहाँ पे आपका प्रिंसिपल वगैरह जो चीज़ थी ना, वो प्रिंसिपल मतलब किस तरीके से खो गया, मतलब वो चीज़ जो है
वो मतलब किस तरीके से आपने उसे बनाया था। फाइन, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो जोन रिफाइनिंग जो है वो क्या एक मेथड है जो कि बेस्ड है किसके ऊपर, जो भी मतलब जो भी आपका यहाँ पे जोन रिफाइनिंग है वो किस पे बेस्ड है, जो भी आपका मेथड बेस्ड है वो प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट। यानी कि इन्होंने बोला है कि जोन रिफाइनिंग में मैं अगर बात करूँ कि किस तरीके से बच्चे आप इसे प्योरीफाई करोगे, तो जोन रिफाइनिंग इज जस्ट लाइक दैट कि आपका जोन रिफाइनिंग ये कहते हैं बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये उस वाले प्रिंसिपल पे बेस्ड है, दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट। यानी कि ये कहते हैं कि जो आपकी इम्प्योरिटीज जो होगी ना बच्चे वो ज्यादा से ज्यादा सोल्यूबल होगी अगर आपका मतलब जो आपका मतलब इम्प्योरिटीज तब ज़्यादा सॉल्युबल होगी जब वो अपनी मेल्टिंग कंडीशन में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपकी इम्प्योरिटी सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है तब वो उतनी ज़्यादा प्योर नहीं हो सकती। तो आप यहाँ पे वन बाय वन करके ये भी इजीली समझ सकते हो कि आपका केस जो होगा बच्चे यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा होगा एंड क्या क्या चीज़ आप यहाँ से देख रहे होगे। फाइन, फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तब आपका आगे क्या देखेंगे वो देखते हैं। तो ईजिली जो है वो आप यहाँ से देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से जो है आपका यहाँ पे केस लग रहा होगा। तो आप जो है वो यहाँ से मतलब समझोगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे केस लगेगा। अब देखो आपके जो है वो यहाँ पे 3-4 पॉइंट ही और बचे हुए हैं, मतलब 3-4 पेजेस ही बचे हुए हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पे केस लगेगा। अब देखो यहाँ पे आपको क्या था बच्चे कि दिस मेथड इज यूज फॉर प्रिंसिपल एंड दैट द इम्प्योरिटी सॉल्युबल इन मेल्ट देन इन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल, ये सारी चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अ सर्कुलर मोबाइल हीटर इज फिक्स्ड एट वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ द इम्प्योर मेटल। अब इन्होंने बोला है कि मतलब देखो यहाँ पे ये जो है वो मतलब कैसे एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये जो बच्चे आपका है ये आपको दे रखा है जोन रिफाइनिंग। तो अब इस जोन रिफाइनिंग में क्या होगा, पहले मैं थ्योरी पढ़ा देती हूँ फिर डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। तो ये केस बच्चे कैसे है कि दैट इज यहाँ से देखो यहाँ पे अगर मतलब जो हीटर वाला जो केस ले रखा है वो हीटर वाला केस कुछ ऐसा है कि हीटर इज फिक्स अ सर्कुलर दिस इज द एक्चुअली द सर्कुलर हीटर मोबाइल हीटर जिसे हम कह देते हैं। तो एक सर्कुलर मोबाइल हीटर है उसको हम फिक्स कर देंगे एट वन एंड, यानी कि आपको सर्कुलर मोबाइल हीटर जो है उसको एक जगह पे आप फिक्स कर दोगे। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एट वन एंड ऑफ द रॉड ऑफ इम्प्योर मेटल द मोल्टन जोन कम्स अलोंग द हीटर विच इज मूव्ड फॉरवर्ड। ये जो मतलब बाकी का जो होगा मैं रोटेट के थ्रू भी आपको समझाऊंगी कि कैसे रोटेट हो रहा है, बस थोड़ा सा ये थ्योरी खत्म हो जाने दो। एज ए हीटर मूव्स फॉरवर्ड द प्योर मेटल हो जाएगा क्रिस्टलाइजेज आउट ऑफ द मेटल एंड इम्प्योरिटीज पास ऑन इनटू द एडजेसेंट मोल्टन जोन। The process is repeated several times and the heater is moved in the same direction. At one end, impurities get concentrated, the end is cut off. This method is very useful for producing semiconductor and other metal of very high यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन, बोरोन, गैल्मिनियम, गैलियम और इंडियम। तो मैं ये कह रही हूँ कि देखो इस वाले प्रोसेस में क्या होगा, इस वाले प्रोसेस का केस एकदम सिंपल है कि अगर मैं ये नीचे वाला लेके चलूँ ना कि आपका नीचे वाला ये वाली चीज मेंशन है। अब क्या होगा इसमें कि अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो नीचे वाला केस इज जस्ट लाइक कि अगर देखो यहाँ से अगर आप समझोगे है ना, अगर यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे तो इसमें ये लोग कहते हैं कि जो नीचे वाला जो आपकी व्हील दिख रही है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये व्हील को आप नीचे फिक्स कर लो, एक जगह पे फिक्स कर लो। जब इसको फिक्स करोगे तो जो भी आपके मेटल होंगे, ये ध्यान रखना कि मेटल जो होगा वो आपका मतलब देखो इसके अंदर तो नोबल गैस एटमोस्फेयर है, ठीक है। मेटल जो होगा वो आपके ऊपर से ट्रांसफर होगा एंड ऊपर से अगर मेटल ट्रैवल करेगा तो इस वाले व्हील ये व्हील जो होगा एक्चुअली रोटेट हो रहा होगा, नीचे वाला रोटेट नहीं होगा लेकिन ये व्हील रोटेट होगा और ये व्हील जैसे जैसे रोटेट होगा वैसे वैसे चीजें जो होगी वो आपकी बाहर निकलेगी। मेन मोटा मोटी बात यह है कि आप अगर याद करो जोन रिफाइनिंग तो ध्यान रखना कि जोन रिफाइनिंग कहाँ कहाँ पे वैलिड होता है। जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, बोरोन, गैलियम, इंडियम, इन सारी जगह पे जो है वो आपको यहाँ पे जोन रिफाइनिंग जो होता है वो आपका यहाँ पे वैलिड होता है। फिर बच्चे इसके आगे देखोगे दैट इज आपका वेपर फेज रिफाइनिंग। तो अब इस वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर आप क्या क्या चीज पढ़ोगे वो एक बार चेकआउट कर लेते कि वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर आप जो है वो यहाँ पे क्या क्या चीज देख सकते हो। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में जो सबसे पहला पॉइंट है ना, जो वेपर फेज रिफाइनिंग है उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो अब आप लोगों को क्या बताते हैं कि दिस इज एक्चुअली द वेपर फेज रिफाइनिंग। अब इन्होंने बोला कि द मेटल हो जाएगा। अब देखो वेपर फेज रिफाइनिंग में क्या होता है कि ये भी एक मेथड है कि आपकी जो भी प्योरीफाई करना है वो चीज आप प्योरीफाई करो। तो यहाँ पे बोला कि द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू द वोलेटाइल कंपाउंड, जो आपका मेटल है उसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर दूंगी जो भी आपका वोलेटाइल कंपाउंड है उसके अंदर। तो एक्चुअली ये जो मेटल है उसको मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर रही हूँ जो भी आपका वोलेटाइल कंपाउंड है उसके अंदर। फिर उन्होंने बोला कि एंड कलेक्टेड एल्सवेयर, और फिर उसे बाद में जाकर के इकट्ठा कर लूंगी। तो दो रिक्वायरमेंट हमारी बन रही होती है, एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट एक सेकंड रिक्वायरमेंट। द मेटल शुड फॉर्म ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड की जो आपका मेटल होगा वो आपका यहाँ पे वोलेटाइल कंपाउंड बनाएगा विद एन अवेलेबल रिएजेंट। वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल, जो आपको वोलेटाइल कंपाउंड होता है वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है इस वजह से, ताकि आपका रिकवरी आसानी से हो सके। तो इन्होंने ये बोला कि द मेटल शुड फॉर्म अ वोलेटाइल कंपाउंड। ये डायरेक्टली ये कहते हैं कि जो आपका मेटल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है वो कौन सा फॉर्म होगा, वोलेटाइल कंपाउंड वाला फॉर्म होगा। एंड जो ये वोलेटाइल कंपाउंड वाला यहाँ पे मेटल फॉर्म होगा वो लिखा होगा कि वोलेटाइल कंपाउंड शुड बी इजीली डिकम्पोजेबल। जो आपका वोलेटाइल कंपाउंड
कंपाउंड होता है उसको हम आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं, सो दैट इस वजह से जो आपकी रिकवरी होगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी आसान हो जाएगी। फॉलोइंग एग्जांपल्स विल इलस्ट्रेट द टेक्निक, ये सारे एग्जांपल अब आपके नीचे लग रहे होंगे। दैट इज मोड प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग टू मच इंपॉर्टेंट, इस वाले प्रोसेस के आगे जितना स्टार मार्क करूँ उतना कम है, क्योंकि मोड प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपके पीवाईक्यू भी आ चुके हैं। मोड प्रोसेस में जो है वो आपका रिफाइनिंग किसका चल रहा होता है, मतलब ये लोग ये पूछ सकते हैं कि मोड प्रोसेस में हम किसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो आपका आंसर निकल होगा। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं, निकल इज हीटेड इन द स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, कि निकल जो है उसको मैं क्या करूंगी, हीट करूंगी, गर्म कर रही होंगी, जो भी आपका निकल है उसको मैं यहाँ पे इजिली गर्म कर रही होंगी। एंड अगर मैं इसे गर्म करती हूँ तो इसकी वजह से क्या होगा कि निकल इज हीटेड स्ट्रीम ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, यानी कि निकल को अकेले गर्म नहीं कर रही हूँ, निकल को गर्म कर रही हूँ आपके कार्बन मोनोक्साइड के साथ, फिर जो है निकल और कार्बन मोनोक्साइड का यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म हो जाता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली द निकल टेट्रा कार्बोनाइल, जो का यही कंपाउंड है। द कार्बोनाइल इज सब्जेक्टेड हो जाएगा हाई टेम्परेचर सो दैट इट डिकम्पोज इन द प्योर मेटल। अब आपको पता होगा कि ये वाला जो होता है इसका हायर क्या होगा बच्चे, हाई टेम्परेचर होगा, मतलब हाई टेम्परेचर होगा इसके, मतलब हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होना चालू होगा। तो जब मैं इसे हाई टेम्परेचर में मेल्ट करवाती हूँ तो आपका दोनों चीज निकल अलग होगा, कार्बन मोनोक्साइड जो होगा वो नॉर्मली अलग हो जाएगा। अगला जो है वो आपका वेन आर्कल प्रोसेस है। वेन आर्कल से भी आपका पीवाईक्यू पूछा जा चुका है। वेन आर्कल मेथड जो है फॉर रिफाइनिंग ऑफ जिरकोनियम हो जाएगा और टाइटेनियम है ना, जिरकोनियम है और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, दूसरा वाला टाइटेनियम दे रखा है। तो अब वेन आर्कल मेथड जो है वो आप रिफाइनिंग के लिए यूज करोगे भी, तो किसके लिए यूज करोगे, जिरकोनियम और टाइटेनियम के लिए। ये मेथड जो है बहुत ही ज्यादा यूजफुल है फॉर रिमूविंग द ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो भी आपके जितने भी ऑक्सीजन है उसको और जो भी आपके यहाँ पे नाइट्रोजन है उसको हटाने के लिए। तो वेन आर्कल मेथड किसके लगेगा, आपके ऑक्सीजन और जो नाइट्रोजन है उस पर लग रहा होगा। और फिर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी इन सर्टेन मेटल, मतलब मेटल तो आपका जिरकोनियम और टाइटेनियम है, लेकिन जिरकोनियम और टाइटेनियम में जो आपका इम्प्योरिटी होगा वो कौन सा है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाला है। द क्रूड मेटल हो जाएगा हीटेड इन इवैक्यूएटेड वेसल्स हो जाएगा विद आयोडीन। द मेटल आयोडाइड हो जाएगा बीइंग फॉर्म मोर कोवलेंट वोलेटाइल, यानी कि इन्होंने डायरेक्टली ये बोला हुआ है कि आपका जो यहाँ पे मेटल आयोडाइड होगा वो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, मतलब रिएक्शन के बाद क्या होगा कि आपको मेटल आयोडाइड, अगर ये दोनों जो है वो अगर रिएक्शन करवा भी रहे होंगे जो भी आपको मेटल आयोडाइड है उससे रिलेटेड, तो अगर ये मेटल आयोडाइड से रिएक्शन करवाएंगे भी तो यहाँ से आपका कुछ ऐसा होगा, जिरकोनियम हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। तो जिरकोनियम I4 जो होता है यहाँ पे बना रहा होगा, फाइन। फिर इसके बाद जिरकोनियम I4 जो था उसका हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे जिरकोनियम प्लस में आयोडीन जो होगा वो यहाँ पे नॉर्मली फॉर्म हो रहा होगा। फिर इसके बाद बच्चे दे रखे हैं क्रोमेटोग्राफिक मेथड, तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ये भी उसी की तरह से मिल रहा है। इस मेथड में क्या होता है कि प्रिंसिपल पे बेस्ड है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर आर डिफरेंटली एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा ऑन एंड एब्जॉर्बेंट, यानी कि इन्होंने बोला कि इस मेथड में प्रिंसिपल, मतलब इस मेथड का जो प्रिंसिपल है वो आपका बेस्ड है अलग अलग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के नाम पे, और ये जो अलग अलग मिक्सचर है वो आपके अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे होंगे और एब्जॉर्बेंट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहे होंगे। द मिक्सचर इज पुट इन द लिक्विड हो जाएगा, गैसियस मीडियम हो जाएगा विच इज मूव्ड थ्रू द एब्जॉर्बेंट के थ्रू हम इसे नॉर्मली मूव कर पाएंगे। तो बच्चे देखो यहाँ पे इन्होंने पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, ये मेथड आपका कौन सा था, ये मेथड था क्रोमेटोग्राफिक मेथड। तो एक्चुअली ये मेथड क्या होता है वो एक बार डायग्राम के थ्रू मैं बताती हूँ। तो इसमें क्या बच्चे, आपका जो ये वाला देखो यहाँ पे आपका सोलवेंट टैंक है, दिस इज एक्चुअली द सोलवेंट टैंक, यहाँ पे आपका पंप लगा है, यहाँ पे फ्लो इंजेक्टर है। अब देखो फ्लो मीटर जो होगा वो यहाँ पे ऊपर दे रखा है, तो यहाँ पे मतलब पूरा ये, तो ये वैसे पता हो ये जो पहला वाला जो डायग्राम है वो आपके मेजरमेंट के लिए, ठीक है, वो मेन जो प्रोसेस होगा वो ये है आपका यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी, जो कि लेबोरेटरी मेथड भी इन्होंने बोला है। तब इसमें क्या होता है बच्चे की, देखो नॉर्मली आप यहाँ पे पिपेट, मतलब नीचे बीकर रखोगे, नीचे आपने बीकर रखा और ऊपर जो भी आपका पिपेट वगैरह है वो लगाओगे। पिपेट में क्या करोगे, आपका जो भी मतलब यहाँ पे कंपाउंड था, एक तो पहले स्टेशनरी फेज लगा दोगे। अभी ये लोग स्टेशनरी फेज का भी नाम मेंशन करेंगे, वैसे स्टेशनरी फेज ज्यादातर एल्यूमिनियम होते थे, और ये जो एल्यूमिनियम वाला केस है वो हमने अगेन कहाँ पे पढ़ा हुआ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिर इसके बाद जो है आपने स्टेशनरी फेज लगा दिया, फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे स्टॉपर लगाओगे, स्टॉपर लगाने के बाद मिक्सचर ऑफ कंपाउंड जो है उसको एड ऑन करोगे, एंड अगर उसको एड ऑन कर लोगे तो यहाँ से जो होगा वो आपका केस जो होगा बिल्कुल अलग हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ से जो होगा वो मतलब किस तरीके से जो होगा वो यहाँ पे केस हो जाएगा। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो यहाँ से ये जो चीज़, ये वाली जो चीज़ है वो हम आसान से क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। फिर इसके साथ अगर आगे बोलो तो यहाँ पे क्या चीज़ कह रही है, फिर इसके साथ अगर आगे देख करके बोलो तो ये क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड था, स्टेशनरी फेज हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चे क्या होता है, कलर बैंड। अब ये जो कलर बैंड है वो नॉर्मली देखो कलर बैंड का फॉर्म होंगे। अब देखो जैसे कि आपका अलग अलग, आपको भी पता है कि अलग अलग मटेरियल जो होगा उसका अलग अलग डेंसिटी है, अलग अलग मास है, तो उस अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। एंड अगर वो उस अकॉर्डिंग अरेंज हो जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज एक्चुअली द योर कलर बैंड। यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है कि आपका जो कंपोनेंट होगा वो क्यूलेटेड होगा, सॉल्वेंट हो गया, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे इल्यूएंट है उसके
फॉर्मेट में यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन करा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको सॉल्वेंट के फॉर्मेट में इल्यूएंट भी दे रखा है। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो अब आपका आगे वाला केस क्या कहता है, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आपका क्लूएंट दे रखा है। फिर यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड था जो कि हम प्रिपेयर करते हैं ग्लास ट्यूब के अंदर, है ना, जो आपका लिक्विफाइड वाला फॉर्म है उसका फॉर्मेशन ले लेगा। बाकी ये पैराग्राफ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि क्रोमेटोग्राफी में जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है और नॉर्मली जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें यही केस लगेगा कि आपका ये जो बीकर था उसमें बहुत सारी चीजें थी। इस बीकर में जिसका मतलब जिस तरीके से जिसका एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट वाला केस बन रहा होगा उस तरीके से यहाँ पे अरेंज हो जाएगा एंड अगेन उस तरीके से ये आगे फॉर्मेशन करेगा। तो दिस इज एक्चुअली द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ शोइंग द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसी का ये डायग्राम जो है वो आपको यहाँ पे शो रहा है। फिर उन्होंने बोला कि यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। अब हमने बच्चे यहाँ पे सब चीज मतलब सब चीज की रिफाइनिंग तो कर ली, सब चीज का एक्सट्रैक्शन कर लिया, सब चीज की इम्प्योरिटी गायब कर ली, लेकिन अब इन सारे का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। तो अगेन जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है वही याद करना, दैट इज एल्यूमिनियम जो होता है वो हाईली, एल्यूमिनियम आपको भी पता है कि थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो एल्यूमिनियम जो होता है वो बीइंग हाईली रिएक्टिव, बहुत सही सही बात है कि एल्यूमिनियम जो होता है आपको बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है एंड इज ऑल्सो यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रोमियम हो जाएगा एंड मैग्नीज। यानी कि आपका एल्यूमिनियम जो होता है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होगा एंड इसलिए हम इसका कहाँ पे यूज कर रहे होंगे, हम इसका यूज कर रहे होते हैं जो भी आपका क्रोमियम मेंशन है, जो भी आपका यहाँ पे मैग्नीज मेंशन है और जो भी यहाँ पे आपका वायर्स ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे मेंशन है उससे रिलेटेड, ठीक है। फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ तो कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स हो जाएगा, यूज इन इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री एंड फॉर द वाटर एंड स्टीम। इट इज ऑल्सो यूज इन सेवरल एलॉय, जो बहुत सारे एलॉय है उसके अंदर भी जो है वो आपको यहाँ पे केस लग रहा होगा, वो भी जो होगा वो मतलब यहाँ से पूरा जाऊंगी, लेकिन जो है ये तो चीज छोड़े, देखिए इसके आगे क्या होगा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तब जाकर के आपको जो होगा यहाँ पे केस जो होगा बन रहा होगा। फाइन बच्चे, आप देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर मैं ब्रास की बात करूँ तो ब्रास जो है वो आपको पता होना चाहिए कि किस किस से बना हुआ है, जिंक से बना हुआ है। ब्रॉन्ज जो है बच्चे आपका कॉपर से बना हुआ नहीं, ब्रॉन्ज टिन से बना हुआ है। कॉइने जो है आपके निकल से बना होगा। तो ये सारे नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि जिंक जो है वो हम किस लिए यूज करते हैं, जो भी आपका गैल्वेनाइजिंग आयरन उसके लिए इट इज यूज इन लार्ज क्वांटिटी, बैटरीज हो जाएगा एज अ मैनी अलॉय के फॉर्म में, जैसे ब्रास हो गया, यहाँ पे जर्मन सिल्वर हो गया, निकल हो गया। तो मतलब अलग अलग फॉर्म में जो भी आप जिंक है उसको यूज कर रहे होते हैं। और जिंक जो है वो बाहर का मतलब अवॉइड करना चाहिए कि दैट इज आपका ब्रास हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, फिर अगला हो गया निकल। तो ये बात जो है वो बाहर जाकर के मत बोल देना कि जो ये वाला क्वेश्चन है, मतलब ये वाला जो पेज है ना, वो वाला पेज जो है जो भी आपके एनसीईआरटी का जो ये वाला पेज है ना, इस वाले पेज को जो है वो अच्छे से कर लेना एंड ये पेजेस जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ से आंसर आ सकता है। फिर इन्होंने बोला कि आपको जर्मन सिल्वर है, कॉपर है 25 से 30% है। फिर इन्होंने बोला जिंक जो है 25 से 30% है, निकल जो है 40 to 45% है। ये भी आप लोगों का पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, तो अगेन ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर इसके साथ अगर आगे बढ़ूँ तो अगला वाला भी पीवाईक्यू है, कास्ट आयरन से रिलेटेड है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द आयरन। कास्ट आयरन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है, यानी कि जो आपका गॉज आयरन है और जो पिपेट वाला जो हम पढ़ते थे उससे तो बहुत ज्यादा आयरन है। तो ये चीज जो है मतलब आई से जो है मतलब ये वन बाय वन करके समझ रहे होंगे। फिर इन्होंने बोला है कि इन्होंने बोला इट इज यूज्ड है ना, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रॉट आयरन हो गया, स्टील हो गया, रॉट आयरन हो गया, यहाँ पे भी रॉट आयरन दे रखा है। फिर उन्होंने लिखा है कि आपको ये जो होता है वो मतलब अलग अलग काम में मैं इसका यूज करूंगी कास्ट आयरन का, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि आपका पिग आयरन जो था वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। देखो यहाँ पे मैंने इवन सीक्वेंस भी लिखा है कि पहले पिग आयरन फॉर्म होगा, फिर कास्ट आयरन और फिर आपके बाद जो है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रॉट मिल जाएगा। तो बच्चे पिग आयरन उतना ज्यादा सॉलिड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे जैसे आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ रहा है तो वो चीज क्या होगी, आसानी से उसमें आसानी से हमें ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा। तो इन्होंने यही बोला है कि आपका इट इज यूज हो जाएगा फॉर रॉट आयरन एंड स्टील हो जाएगा। रॉट आयरन इज यूज इन मेकिंग एंकर, वायर्स, बॉटल चेन्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपके रॉट आयरन जो होंगे वो यहाँ पे आप देख रहे होंगे। स्टील बाइंड्स हो जाएगा, नंबर ऑफ यूजेस, स्टील के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बेशक से स्टील आपके एलॉय की कैटेगरी में है, लेकिन आपके जो है यहाँ पे बनी हो जाते हैं। फिर इसके साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ से तो वो चीज़ जो है मतलब आप जो है यहाँ से मतलब आसानी से निकाल सकते हैं। फिर इसके साथ अगर मैं आ जाना, फिर इसके साथ अगर मैं आगे बताऊं तो यहाँ पे निकल दे रखा है यूज फॉर मेकिंग केबल्स, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, पेंडुलियम। और ये बच्चे निकल्स का यूज बता रखे हैं कि निकल्स कहाँ कहाँ पे आप यूज करोगे। क्रशिंग मशीन है, स्टेनलेस स्टील है, साइकिल्स हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स, यूटेंसिल, पेंस, यहाँ पे जो भी आपका ऑटोमोबाइल्स है, पेंस है और यूटेंसिल, इन सारी जगह पे आप इसका यूज करोगे। बाकी तो इन्होंने थ्योरी दे रखी है। ये टेबल जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है। टेबल में आपको अभी मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम का जो होता है दो फॉर्म होता है, एक बॉक्साइट और क्रायोलाइट, Al2O3.HSO। कॉमन मेथड जरूर देख लेना कि Al2O3 का जो कॉमन मेथड है वो क्या है। कॉमन मेथड जो है वो अगर यहाँ से जो है वो चीज यहाँ से बेशक से जो है वो हेडिंग बता के नाम ही लिख दो, डेड मतलब डेड वाले से
रिलेटेड। अब देखो इसके बाद क्या है कि ये इन्होंने बोला रिमार्क्स क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस है Al2O3 जो कि डिसॉल्व करते हैं मोल्टेन Na3AlF6 के साथ फॉर द एक्सट्रैक्शन। अगर मान लो मेरे को निकालना है क्या, फॉर गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर मेरे को कुछ भी चीज़ ऐसी निकालनी है तो यहाँ से आपका जो एक्सट्रैक्शन होगा वो यहाँ पे किसके साथ हो रहा होगा, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी है उसके साथ यहाँ पे हो रहा होगा। फिर यहाँ पे आयरन की बात करो तो आयरन इज और हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, Fe2O3 Fe3O4। फिर एक बार जो है इसका कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है जरूर देख लेना कि रिडक्शन हो जाएगा ऑफ द ऑक्साइड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कोक हो जाएगा द ब्लास्ट फर्नेस, टेम्परेचर अप्रोचिंग द 2170 जो होता है वो केल्विन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर में अगेन कॉपर पायरेट, कॉपर ग्लैंस, मैग्नेटाइट हो जाएगा एंड क्यूप्राइट हो जाएगा। इसको वन बाय वन करके देखेंगे। तो दैट इज आपका कॉपर FeS2, कॉपर का सल्फाइड है, कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, कॉपर का ऑक्साइड हो जाएगा। तो ये चीज़ आप जो है इसे देख सकते हो एंड अगेन ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि जो आपका रोस्टिंग है, यानी कि आप मेनली क्या कर रहे हो किसी भी चीज़ की, मतलब ये वाली चीज़ आपके मतलब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये चीज़ जो है वो यहाँ से पेपर देख लूँगी ताकि आप जो है मतलब यहाँ से एटलीस्ट एग्जाम्पल के थ्रू तो आंसर कर ही सकते हो। फिर इन्होंने बोला कि आपका रोस्टिंग सल्फाइड हो जाएगा, प्रैक्टिकली पार्शियल रिडक्शन है, और बाकी के जितने भी रिमार्क्स है वो एक बार आप जरूर गो थ्रू कर लेना। जिंक में अगेन आपका जिंक ब्लेंड हो जाएगा, सेपलराइट हो जाएगा, कैलामाइन है और जिंकाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो होती है वो आपकी रोस्टिंग के थ्रू फॉलो हो जाएगा बाय रिडक्शन, कोक हो जाएगा। द मेटल में भी प्योरीफाइड बाय द फ्रैक्शन डिस्टिलेशन। ये सारे के सारे मेटल जो है वो आपके यहाँ पे प्योरीफाइड डिस्टिलेशन जो है उसके थ्रू यहाँ पे फॉर्म हो रहे होंगे। तो अगेन ये वाला जो अगर मैं बताऊँ तो ये चीज़ आप लोगों के लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। अब बच्चे इसके बाद अगर मैं एक बार वो जो फंडेंस था ना उसका डायग्राम, क्योंकि मैं भूल गई थी बताना, तो एक बार फटाफट से जो फंडेंस है वो देख लेते हैं, क्योंकि अगेन वो चीज़ क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके तो मेनली बाद में ही था वो, एक सेकेंड चेकआउट करते हैं कि कहाँ पे आपका फंडेंस, एक बार चेकआउट करते हैं कि कहाँ पे आपका फंडेंस मेंशन्ड है। वो जो फर्नेंस का आपका जहाँ पे पिग आयरन वगैरह नहीं है उसके साइड वाला जो डायग्राम था उसकी मैं बात करूँ कि आपको पिग आयरन वगैरह जो डायग्राम दे रखा था उसके बगल में जो था वो जो इन्होंने मतलब बहुत ही ज़्यादा जिसको हीटिंग प्रोवाइड की थी, एंड उसके बाद वो लोग जो थे वो मतलब ये चीज़ें देख रहे थे। तो एक बार चेकआउट करते हैं। हाँ ये रहा, देखो इस वाले में क्या होगा, ये वाला जो डायग्राम है इस वाले में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि आपको ये पता है कि जब मैं यहाँ से हीट दे दूंगी बॉटम पे, जब मैं क्या कर रही हूँ बच्चे यहाँ पे हीट दे रही होंगी, तो जब मैं इसके बॉटम पे हीट दूंगी तो यहाँ पे मैंने बॉटम पे हीट दिया, ये चीज़ ऊपर चढ़ेगी, यहाँ से भी हीट दिया, ये वाली चीज़ भी ऊपर चढ़ेगी। तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बॉटम पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एंड ऊपर जा करके ये देख रहे होंगे कि ऊपर जा करके ऊपर जाते 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 जो है आपका पूरा टेम्परेचर कम हो जाएगा। और यही यूजुअली बात भी होनी चाहिए कि नीचे अगर मैं आपका जो भी नीचे कंटेनर लगा रही हूँ जीबी या फिर जो भी एलपीजी जिस हिसाब से भी आप पे कर रहा होगा, तो इसके आगे जो होगा वो हम कहाँ से चलेंगे ताकि हम जो है वो आसान हो सके। फिर इसके साथ अगर मैं बोलूँ दैट इज आपका जो है मतलब यहाँ से जो है वो चीज़ हम आसान से नहीं करेंगे। तो इसके साथ अगर मैं आगे बोलूँ तो आगे वाला केस जो है उसी तरीके से रिलेटेड है। अब देखो इसमें एक एक करके रिएक्शन देखेंगे बच्चे। तो यहाँ पे आपका आयरन ऑक्साइड है, प्लस में कार्बन, आयरन प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कार्बन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में SiO4, कैल्शियम SiO3 बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा Fe3O4 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड FeO प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा Fe2O3, कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 जो होगा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब ये अलग अलग बात है कि अलग अलग स्टेज पे फॉर्म हो रहा है, वो भी अकॉर्डिंगली जिस डायग्राम में मेंशन है उसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म होगा। और यहाँ पे देख रहे हो जब हम इसे गर्म करें तो आपको भी पता है कि गर्म करेंगे तो क्या होगा, मेरे को तो ये पता लग गया कि अच्छा ठीक है तो जलेगा नहीं, तब जो है मतलब ये चीज़ हम यहाँ से कर सकते थे। ये आपका मोल्टन आयरन था, सॉलिड वेस्ट दे रखा है, पिग आयरन दे रखा है, एंड इसके साथ जो है वो यहाँ पे जो है वो आपका ओर है, लाइमस्टोन, मतलब जो भी चीज़ हम यहाँ पे इम्प्योरिटी एज एन इम्प्योरिटी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो चीज़ आपको कहाँ से डालनी है, ऊपर से डालनी है। तो इसलिए आप जो है आपका जो फर्नेस मतलब जो ब्लास्ट फर्नेस था वो भी आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो बच्चे आज का सेशन होता है इसी तरीके से, एंड अगर आपको थोड़ा भी डाउट आता है तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए, तो इसलिए जो है ढेर सारा कमेंट करो एंड ढेर सारा जो है इस लेक्चर से बेनिफिट उठाओ। नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं आपको दे रही हूँ दैट इज योर सरफेस केमिस्ट्री। आई नो ये चैप्टर सारे डिलीट हो चुके थे मेन से, लेकिन आपके एडवांस में तो प्रेजेंट है, और जब एडवांस में प्रेजेंट है तो आपको करना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल अपने नए सेशन के साथ, दैट इज आपका सरफेस केमिस्ट्री। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।